अच्छा मेरे को ये बताओ सभी लोग, ये जो अभी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ कि इंकविंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है अभी? इट्स बेटर देन प्रीवियस और पहले वाला ही ठीक था? आवाज ही नहीं आई आपकी, सारे एक साथ बोलिए, एक बोलोगे। ये डार्क थीम बेटर है। डार्क थीम इज बेटर ना? ओके। रोटेशनल मैकेनिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज अ रिजिड बॉडी, ठीक है। रिजिड बॉडी, ओके। देखो रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी वैसे तो परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई बॉडी नहीं होती है, बट जो हम यहाँ फिजिक्स में रिजिड बॉडी की बात करेंगे, जिस बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर जिस बॉडी पर क्या कह सकते हैं, कुछ भी फोर्स लगा रहे हैं या बॉडी मोशन कर रही है, ड्यूरिंग द मोशन इफ द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इज नॉट गेटिंग चेंज, है ना, चेंज नहीं हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक है। चलो लिखो साथ साथ, है ना, सभी को नोट करते जा रहे हैं साथ साथ, मैं भी लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, अ सिस्टम ऑफ, ठीक है, अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इन विच द डिस्टेंस, इन विच, ठीक है, इन विच द डिस्टेंस between, distance is between any pair of particles, ठीक है, between any pair, ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी दो पार्टिकल के बीच में, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, या रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज मीन? इट मीन्स द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज। द शेप, ठीक है, एंड द साइज, द शेप एंड द साइज, ठीक है, डू नॉट चेंज ऑफ द बॉडी, डू नॉट चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी, डू नॉट चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी, डू नॉट चेंज, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इस तरह की बॉडी को हम रिजिड बॉडी मानते हैं। क्या रियल लाइफ में कोई बॉडी ऐसी है जो परफेक्टली रिजिड होगी? नहीं, ठीक है, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट के फोर्स से हर बॉडी को कंप्रेस किया जा सकता है। इफ यू कैन कंप्रेस एवरी बॉडी बाय अप्लाइंग द सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, मींस यू कैन डिस्टर्ब द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। एक बॉडी है, उसको आपने कंप्रेस कर दिया, मतलब क्या है? उसके दो पार्टिकल के बीच की सेपरेशन को आपने डिस्टर्ब कर दिया, कम कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर सेपरेशन इज गेटिंग चेंज, तो फिर वो बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में तो सारी ही बॉडी रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी तो नहीं होती है एटलीस्ट, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे जो रिजिड बॉडी, और हमें समझ में आ जाना चाहिए कि रिजिड बॉडी का मतलब है हम डिस्टेंस को सेम मानेंगे, ठीक है। हाँ जी बोलिए। तो मतलब रिजिड बॉडी पे कितना भी फोर्स लगा लें उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आता है। हाँ दैट बी ट्रीट, ठीक है, दैट बी ट्रीट, इट इज जस्ट थ्योरेटिकल डेफिनेशन, है ना। अदरवाइज तो देखो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, कि मैं कितना भी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो एक अमाउंट के फोर्स के बाद तो बॉडी क्या करेगी? डिफॉर्म या कुछ हो ही जाएगी, ठीक है। सर इसलिए मैंने बोला कि वो आइडियल डेफिनेशन के हिसाब से माना गया है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ से वी कांट रिलेट दिस, ठीक है। चलो भाई, इसमें दूसरा पॉइंट लिखिएगा। एक ये बॉडी है, ठीक है, इट्स अ बॉडी। अच्छा पहले थोड़ा ध्यान से समझो, है ना, थोड़ी देर समझो। ये ए बी दो मैंने पॉइंट लिए इस बॉडी पर, ठीक है, ए बी, दीज आर द 2 पॉइंट्स आई हैव टेकन ऑन दिस बॉडी। ये एक रिजिड बॉडी है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है। मान लो ए पार्टिकल को मैंने एक वेलोसिटी दी इधर की तरफ वी ए, प्लीज फोकस एवरीवन, इट इज एंगल थीटा 1। तो इसका इस तरफ जो एंगल बनेगा बोलो कितना हो जाएगा? इट विल बी v1 cos थीटा। और इसका इधर की तरफ जो एंगल बनेगा कौन सा हो जाएगा? v1 sin थीटा। वैसे मान लो इस b को मैंने इधर की तरफ वेलोसिटी दे दिया vb, ठीक है, एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा 2, थीटा 2। तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी v2 cos थीटा 2, ठीक है। और इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू दिस विल बी v2 sin थीटा, sin थीटा 2, ठीक है, दैट्स ऑल। कि थीटा 1 था वहाँ पे और यहाँ पे मैंने थीटा 2 मान लिया, यहाँ पर v2 वहाँ पर v1 माना गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन कांस्टेंट। दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या है
कि एक ही वेलोसिटी, देखो ध्यान से सुनिए, एक ही वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन जॉइनिंग इज इक्वल टू द बी की वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन जॉइनिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है भाई, डिस्टेंस सेम कब रह सकता है? जब इस लाइन के अलोंग जो ए की वेलोसिटी है वही बी की वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी में डिफरेंस आ गया तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी चेंज इन द डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस लाइन को कैसे लिखोगे? देखो, फॉर एवरी सेकेंड, ये जो नॉट में फर्स्ट पॉइंट बना के, ठीक है ना, डायग्राम के साथ, फॉर एवरी पेयर ऑफ पार्टिकल्स, फॉर एवरी पेयर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, फॉर एवरी पेयर ऑफ पार्टिकल्स in a rigid body, for every pair of particles in a rigid body, for every pair of particle in a rigid body, ठीक है, their velocity of approach or separation, their velocity of approach or separation between the particles, between the particles is absent, या फिर ऐसे लिखे there is no velocity, ऐसे लिख दो, ठीक है, absent को छोड़ो, इसी को लिख देते हैं, देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल। ठीक है, देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी एज सच। समझ में आ रहा है? उस लाइन के अलोंग कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ देयर इज नो वेलोसिटी, देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन, मतलब नो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग दैट लाइन जॉइनिंग बिटवीन द पार्टिकल्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। सर समझ में आ पॉइंट गया? ठीक है भाई, सर पॉइंट सर क्लियर नहीं हुआ सर, कैसे सर वेलोसिटी सर सेम क्यों रहती है? ये आप जहाँ पे खड़े हो उसके आगे आपका भाई खड़ा है, ठीक है, लगभग 2 मीटर दूर। क्लियर है? यस सर। विजुलाइज करो, आपका भाई चल रहा है आगे आगे, आप उसके पीछे पीछे चल रहे हो, आप दोनों ऐसे चल रहे हो सो दैट कि आपके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, तो 2 मीटर ही रहे, हमेशा 2 मीटर ही रहे। हाँ सर। बताओ आपका भाई कितनी स्पीड से चल रहा है? सर सेम स्पीड से। हाँ सर ठीक है दैट इज सर। द पॉइंट। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ठीक है भाई, अलोंग द लाइन इसलिए है ना क्योंकि हम इस डिस्टेंस को ही तो जानते हैं कि ये डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है, मोशन तो हो सकती है ना, साइड में तो घूम सकती है ना बॉडी, ये तो रोटेशन का कंसेप्ट स्टार्ट होगा। सर सर आपने रिजिड बॉडी की डेफिनेशन में लिखा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सर अगर हम कोई इंडिविजुअल पार्टिकल्स रखते हैं तो अगर उनके बीच में, तो हम उसको रिजिड बॉडी कंसिडर कर सकते हैं? हाँ, यू कैन कंसिडर, दैट इज ओके। ओके सर। ठीक है, इफ यू आर कंसिडरिंग कि वी कैन कंसिडर ए पार्टिकल और रिजिड बॉडी, यस यू कैन डू सो। ठीक है, कर सकते सर हो। बोलो भाई। सर आपने कहा था कि एक रिजिड बॉडी वो होती है जितना भी फोर्स लगा लो वो कभी भी ना, तो वो डिफॉर्म नहीं होती। तो लाइक वॉल है, वॉल पे हम लोग जितना फोर्स डालें तो वो डिफॉर्म नहीं है, तो उसको हम एक रिजिड बॉडी कहते हैं। हाँ, ऐसा मान लेंगे कि उस पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाने पर भी डिफॉर्म नहीं हो रही है और वो एक रिजिड बॉडी है। एक पेन है मेरे हाथ में, मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन रिजिड, मतलब मोशन के दौरान वो टूट रहा फूट रहा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, उसको मैं रिजिड बॉडी मान लूंगा। बट इन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, दीवार भी तोड़ी जा सकती है, फैन भी तोड़ा जा सकता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो हमें केवल थ्योरेटिकली कंसेप्ट ये समझनी है कि जो मैक्रोस्कोपिकली, ठीक है, उसकी पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं हो रही है ड्यूरिंग द मोशन, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इट रिजिड बॉडी। ठीक है, द शेप एंड द साइज डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, ऊपर वाले में ऐड कर सकते हो ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, सर सर कि जो वी ए कॉस थीटा 1 है और वी टू कॉस थीटा 2 है, सब वो इक्वल हो जाएगा, बट वी वन हाँ साइन थीटा और वी टू साइन थीटा इक्वल नहीं होगा, है सर? हाँ हाँ, मतलब उसका पता नहीं है कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, बट हाँ ओके सर। इसका जरूर पता है कि वी ए कॉस थीटा 1 हेयर इन दिस क्वेश्चन, इन दिस एग्जांपल, इज इक्वल टू वी टू कॉस थीटा। बस ये भी मतलब रट मत लेना इसको भी, कॉस वाला कंपोनेंट इक्वल होता है, नो। अगर थीटा मान लो इधर दिया है तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? साइन वाला, तो फिर साइन वाला मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग वाला कंपोनेंट इक्वल होगा दैट टाइम से। ठीक है, सर लेकिन अगर हम लाइन वाला कंपोनेंट तो ठीक है इक्वल होगा, लेकिन अगर दूसरा कंपोनेंट अगर अनइक्वल है तो तब तो वेलोसिटीज ओवरऑल चेंज होती है, उनका डिस्टेंस भी तो चेंज हो ही जाएगा ना। डिस्टेंस चेंज कैसे हो जाएगा?
भाई ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, इनके ये वाली वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन इसकी अलग 5 है, इसकी 10 है ना, या इधर इसके 10 है, इसके ऊपर 5 है, तो क्या होगा, ये ऐसे करके घूमने लगेगा, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, देखो डिस्टेंस वही रहेगा, ठीक है, ऐसे करके घूम जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी सेम। यस मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। नोट पॉइंट नंबर 2 देखिए अभी आप लोग, ठीक है, नोट पॉइंट नंबर 2 में आ जाइए। हमने पढ़ लिया कि एक रॉड है, ठीक है, कि देयर इज अ रॉड या कोई भी बॉडी, रिजिड बॉडी, उसके दो पॉइंट थे, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, क्लियर। ए पॉइंट को मैंने क्या किया, कुछ वेलोसिटी दी थी, ठीक है, कुछ भी वेलोसिटी, लेट अस से इधर की तरफ v1, और ये θ1 था, इसके कंपोनेंट आपने कर लिए इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, ठीक है। इधर की तरफ वाला हम पढ़ चुके हैं, अलोंग द लाइन वाला, ये वाला कंपोनेंट हुआ दिस साइन θ1। वैसे ही मान लो b को इधर वेलोसिटी दी है v2, ठीक है, एंड दिस एंगल इज आई वुड से θ2, उसका ये कंपोनेंट तो आप पढ़ चुके हो v2 cos θ2, और एक कंपोनेंट इसका इधर की तरफ हो जाएगा, दैट इज v2 sin θ2, क्लियर है, ठीक है। वी नो ऑलरेडी कि जो v1 cos θ1 है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू v2 cos θ2, ठीक है। ये क्यों इक्वल है, एज नो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया पॉइंट नंबर 1 में। दूसरा आगे देखो, ठीक है, आगे देखिए, ये जो वेलोसिटी है, एक बात सोचो, अगर आप इस बी एंड पे जाके खड़े हो जाओ, इफ विद रेस्पेक्ट टू बी एंड आप पूरी रॉड को देख रहे हो, ए को देख रहे हो, है ना, या कोई और पॉइंट है इस रॉड पे उसको देख रहे हो, तो बताओ बी से देखने पर ए कैसा लगेगा, बी से देखने पर मेरे को ए की स्पीड कितनी दिखाई देगी, ठीक है। रॉड में यहाँ से वापस बना देता हूँ समझाने के लिए, प्लीज फोकस करो, ठीक है। दिस इज बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू बी मैं देख रहा हूँ, बताओ ए की रफ्तार मुझे कितनी दिखाई देगी, विद रेस्पेक्ट टू बी ए की रफ्तार इधर की तरफ कितनी दिखाई देगी, दैट आई एम सेइंग v1 sin v1 sin θ1 θ1 plus v2 sin θ2 प्लस v2 sin θ2। जिसके समझ में नहीं आया भाई, रिलेटिव मोशन है ना, रिलेटिव मोशन 1D, ठीक है, काइनेमेटिक्स का रिवीजन करिएगा अगर इस समझ में नहीं आया तो। विद रेस्पेक्ट टू बी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इट इज विद रेस्पेक्ट टू बी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कि वो दोनों अपोजिट होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो अब मेरे को बताओ कि बी के हिसाब से ए के पास जो वेलोसिटी है वो इस रॉड के 90 डिग्री पर है, तो जो 90 डिग्री पर वेलोसिटी होती है वो क्या काम करती है बताओ, इफ इट्स लेंथ इज एल, वो क्या काम करेगी, बी को कैसा लगेगा कि ए का पाथ कैसा है, circular motion सर्कुलर मोशन, ठीक वो है। v1 sin θ1 होगा ना। अच्छा हाँ, इट इज 1, करेक्ट, इट इज 1, ठीक है, v1 sin θ1 प्लस v2 sin θ2, ठीक है। तो जब भी कभी 90 डिग्री पर ऐसे वेलोसिटी दी जाती है तो वो पाथ कैसा ऑब्टेन होता है, सर्कुलर, ठीक है। भाई सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी हैव स्टडीड दैट कि अगर उसकी ऐसे करके घुमाते हैं तो टेंजेंट पे वेलोसिटी बनाते हैं, और वो वेलोसिटी रेडियस से हमेशा 90 बनाती है। तो अगर इस L से 90 पर वेलोसिटी है तो इसका मतलब जो L लेंथ की जो रॉड है, इट विल बी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो एक सर्कुलर पाथ में दिखेगी। इसका रिवर्स मैं बोल रहा हूँ कि मान लो आपने बी से देखा, क्या हम ए से देखते वापस से तब भी हमें सर्कुलर दिखता कि नहीं दिखता, बी घूमता हुआ, yes दिखता। sir यस सर या ए और बी के अलावा और भी कोई पॉइंट यहाँ पर होता ऑन दिस रॉड, तो उसको वो भी कैसा दिखता आप लोगों को, वो भी सर्कुलर ही घूमता हुआ दिखता, ठीक है। तो दैट आई एम सेइंग कि विद रिस्पेक्ट टू, with respect to any particle of the rigid body, with respect to any particle, ठीक है, of the rigid body, with respect to any particle of the rigid body, ठीक है, the motion of any other particle, motion of any other particle, ठीक है, of the body, ठीक है, ऑफ द बॉडी इज सर्कुलर, आप लोगों ने बताया, ठीक है, इट इज सर्कुलर। वो भी मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा, दैट आई एम रिटन इन द सिंपल लैंग्वेज, समझ में आ रहा है। हमने क्या करा, बी को फिक्स मान के हम देख रहे हैं तो हमें ए सर्कुलर लग रहा है, ए को फिक्स मान के देखने लगेंगे हमें तो बी सर्कुलर लगने लगेगा, ठीक है। ऐसे ही हम किसी भी चीज को देखेंगे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को, तो वो सर्कुलर अगर दिख रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो रिजिड बॉडी की मोशन का एक टाइप है।
अब आपके दिमाग में आएगा सर इसका मतलब रिजिड बॉडी की मोशन कैसी कैसी हो सकती है, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। ये स्लाइड नोट कर लिया हो तो एक बार डन लेते हैं, सर ठीक है? हाँ जी। सर अगर मैं ए और बी से नहीं देख रहा, मैं जो रॉड एल है उसके सर बीच में खड़े होकर देख सर, तब भी मेरे को ऐसे ही वो होगा कि वो 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है। आपको ए बी सर्कुलर में दिखेगा, बी बी सर्कुलर में घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है? फिर मान लो यहाँ से आप खड़े होकर देख रहे हैं इसके सेंटर से, एम पॉइंट से, एम इज द मिड पॉइंट, यहाँ से देख रहे हैं, तो एम से आपको ए कैसा दिखेगा सर्कुलर, एम से आपको बी कैसा दिखेगा सर्कुलर, दोनों इस तरह के, ये इस तरह के सर्कुलर पाथ पे जाएगा, ये इस तरह के सर्कुलर पाथ पे जाएगा, ठीक है? ओके सर, तो सर मतलब एक पूरा सर्कल ही दिख जाएगा कि वो सर्कल में मूव कर रहा है, वो भी सब मूव कर रहा है ना। चलो और पढ़ते हैं, तो अभी और क्लियरिटी आएगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है? अभी इसको नोट कर लिया ना सभी ने? कैन आई चेंज इट? यस सर। ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट देखिए, सो यहाँ पे आप लिखेंगे दैट इज रिजिड बॉडी कौन कौन सी मोशन करता है, ठीक है? तो रिजिड बॉडी मोशन, ठीक है, रिजिड बॉडी मोशन, 3 टाइप ऑफ मोशन। कौन कौन सी 3 टाइप की मोशन होती है देखते हैं इधर, ठीक है? तो फर्स्ट ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है? द फर्स्ट इज ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है? द सेकेंड दैट इज प्योर रोटेशनल मोशन, एंड द थर्ड दैट इज कंबाइंड मोशन, ठीक है? अब थोड़ी देर सुनिएगा बहुत ध्यान से पहले, ठीक है? कंबाइंड मोशन, ट्रांसलेशन का मतलब है प्योर ट्रांसलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? प्योर ट्रांसलेशन, ठीक है? भाई होता क्या है, एग्जाम्पल, आई हैव अ बॉडी लाइक दिस, ठीक है? इसमें 2 पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ पर, एक बी पॉइंट है। मैंने उस बॉडी को उठा के यहाँ पे रख दिया ऐसे, जिसमें कि ए पॉइंट यहाँ पर था, बी पॉइंट यहाँ पर था, सीधा बिल्कुल ऐसे सीधा ले जाके उसको यहाँ पे रख दिया। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है? ये वही बॉडी है ना, वही बॉडी, ए पॉइंट यहाँ पर था, इसमें बी पॉइंट यहाँ पर था, उसको यहाँ पे ले जाके रख दिया, जैसे पहले एग्जाम्पल में रखा वैसे यहाँ पे, ठीक है? ए इज देयर, बी इज देयर, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है? ध्यान से सुनिए, देखो वीडियो में देखो, एक पेन है, दिस इज द पेन, इस पेन को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, साइड में से रख दिया, साइड में बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है? ए पॉइंट इज देयर, बी पॉइंट इज देयर, इनके बीच की सेपरेशन कुछ एल है, तो वो एल इज फिक्स्ड और उसको उठा के साइड में ऐसे रख दिया, ठीक है? इस तरह से जो रिजिड बॉडी ने मोशन करी, इसको बोलते हैं लीनियर मोशन, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? लीनियर मोशन। अब ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, बीच का सेपरेशन एल है, और मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पेन देखो ध्यान से वीडियो में, इसको ऐसे करा, ऊपर लेके चला गया, नीचे लेके चला गया, और फिर ऐसे जाकर रख दिया। क्लियर दिख रहा है ना? कर्व मैंने बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे गया पेन, ऊपर गया, फिर नीचे जाके ऐसे जाके रख दिया। इस तरह की मोशन को बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है? इट इज कॉल्ड CURVI, कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है? तो रिजिड बॉडी में जो ट्रांसलेशनल मोशन है, प्योर ट्रांसलेशन, जिसमें कि कोई रोटेशन नहीं होता, सेंटर ऑफ मास हैज ओनली एंड ओनली लीनियर एक्सेलरेशन या लीनियर वेलोसिटी, ठीक है? तो उस तरह की मोशन को ट्रांसलेशन बोलता है, और उसमें 2 तरह की मोशन हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, कर्वीलिनियर हो सकती है। बट आप मेरे को बताओ, आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो, ठीक है? काइनेमेटिक्स, फिर हमने लॉज ऑफ मोशन, फिर हमने वर्क पावर एनर्जी, फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो सारा ट्रांसलेशन का था, क्योंकि रोटेशन तो आज स्टार्ट करेंगे, प्योर रोटेशन तो उस ट्रांसलेशन में क्या चीज आपने देखी कि वो हर जगह रिजिड बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, इन ऑल टाइप ऑफ द ट्रांसलेशन मोशन व्हाट यू हैव स्टडीड फॉर द बॉडी। क्या बोलो? ऑल पॉइंट्स, ठीक है? सोचना इसको जो मैं लिख रहा हूँ, ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, जो रिजिड बॉडी है, ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी हैव सेम लीनियर वेलोसिटी, ठीक है? यहाँ पे वेलोसिटी खाली लिखता हूँ तो उसका मतलब लीनियर होता है, ठीक है? वेलोसिटी एंड सेम एक्सेलरेशन, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है? सेम एक्सेलरेशन एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी गिवन इंस्टेंट, ठीक है? एट एनी गिवन इंस्टेंट मतलब क्या है ना? सुन लो पहले, मतलब क्या है भाई? जैसे ये पेन था, इसका ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, अब ये पेन सीधा सीधा चल के जा रहा है, तो इस पेन का जो ए पॉइंट है उसका भी एक्सेलरेशन वही होगा जो कि
नीचे वाले बी पॉइंट का। इसकी जो वेलोसिटी है उसकी वही होगी जो कि इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी है। ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस बॉडी विल हैव द सेम एक्सेलरेशन, सेम वेलोसिटी। इफ दे विल नॉट हैव द सेम वेलोसिटी, मान लो यहाँ आपने 5 वेलोसिटी दे दी, यहाँ पे 10 दे दी, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये टिल्ट हो जाए, घूमने लगेगा, चलने के साथ साथ घूमने लगेगा। मैंने बोला प्योरली चलाना है उसको, घुमाना नहीं है, प्योर ट्रांसलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्योर ट्रांसलेशन के केस में सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, दिस इज द की पॉइंट। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा चैप्टर यहीं से स्टार्ट है। और अगली 2 क्लास में, आज के बाद भी अगली 2 क्लास 3 क्लास हम लोग प्योर रोटेशन ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्योर रोटेशन में क्या है भाई, सबसे पहले एग्जांपल से थोड़ा आइडिया लगेगा कि ये कैसे, सर ठीक है। शिवन एक मिनट रुक जाओ, अभी मैं डाउट लूँगा, ठीक है। पहले ये तीनों समझो ध्यान से। ये एक ऐसे हैमर है, इट इज हैमर, ठीक है, ये हैमर है। इस हैमर को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ, है ना। ये एक पॉइंट है, सस्पेंशन पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फिलहाल, ठीक है। और उसके अबाउट मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, जैसे पेंडुलम को घुमा देते हैं, ऐसे करके घुमा दिया और ये ऐसा बन गया, ठीक है। ये ऐसा बन गया, इधर ऐसे घूम गया, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट था, ए पॉइंट, ये घूम के यहाँ पर पहुँच गया ए पॉइंट। ये हमारा बी पॉइंट था इधर, तो वो घूम के इधर पहुँच गया बी पॉइंट। क्लियर है ना, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। सी पॉइंट है और ये घूम के इधर की तरफ ऐसे पहुँच गया, ठीक है। मान लो ए ने जो एंगल कवर किया ना वो डी थीटा है, ए ने जो एंगल कवर किया वो डी थीटा है, डी टी टाइम में, ठीक है। समझ में आ रहा है। ए कवर्स डी थीटा एंगल इन डी टी टाइम। तो मेरे को बताओ भाई, बी कितना कवर करता है डी टी टाइम में, कितना एंगल कवर करता है, डी थीटा, और सी कितना कवर करता है, डी थीटा। डी थीटा। मतलब ऑल द पार्टिकल्स आर कवरिंग द सेम एंगल, ठीक है, डी थीटा इन सेम टाइम इंटरवल। समझ में आया कि नहीं है। ऑल द पार्टिकल्स आर कवरिंग द सेम एंगल इन सेम टाइम इंटरवल। तो इसका मतलब क्या है, क्या मेरे को लिखना चाहिए कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑल द पार्टिकल्स या फिर ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ द रिजिड बॉडी, ऑफ द बॉडी, ठीक है, दे हैव सेम थीटा फॉर सेम टाइम, या उसको बोल सकते हैं दे हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी एंड सेम एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सेम एंगुलर, 2 बार लिख दिया इसको, ठीक है, एंड सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो 1 मिनट रुको, इसको मैं हटा के दोबारा से लिखता हूँ। सेम एंगुलर, ठीक है, एक्सेलरेशन एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब क्या है कि भाई अगर मैं यहाँ से ओमेगा लिखता हूँ तो ओमेगा डी थीटा बाई डी टी ही तो होता है, और वो सब पार्टिकल के लिए सेम है, क्योंकि हर पार्टिकल डी थीटा एंगल कवर कर रहा है डी टी टाइम में। तो इसके लिए भी ओमेगा कितना हो गया, डी थीटा बाई डी टी। बी के लिए भी कितना हो गया, डी थीटा बाई डी टी। सी के लिए भी कितना हो गया, डी थीटा बाई डी टी, दैट इज ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा विल बी सेम इन प्योर रोटेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, ध्यान से सुनिए, अभी पहले सुनते रहिए थोड़ी देर, ठीक है। बात करते हैं कंबाइंड मोशन की, कंबाइंड मोशन की, ठीक है। कंबाइंड मोशन क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब वो ट्रांसलेशन मोशन भी हो रही है और साथ साथ रोटेशन मोशन भी हो रही है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कंबाइंड मोशन, या फिर इसको एक नए नाम से भी हम लोग लिखते हैं, दैट इज रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन, ठीक है। क्या की पॉइंट इसमें आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर रोटेशन एंड दिस। प्योर रोटेशन में आपने देखा कि जो मोशन जो घूम रहा है वो पार्टिकल, वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। यहाँ पे जो देखो, सुनो ध्यान से सुनिए, ये एक पेन है मेरे हाथ में, पेन ऐसे जा रहा है बिल्कुल सीधा सीधा, इट इज ट्रांसलेशन मोशन, क्लियर है। अब मैंने इस पेन का एक पॉइंट पकड़ लिया, ये कहीं से भी बस वो घूम रहा है, मेरा हाथ आगे या पीछे नहीं जा रहा है, हाथ हैंड सस्पेंशन पॉइंट इज फिक्स्ड, पेन घूम रहा है, देखो ऐसे ये घूम रहा है, ठीक है, पेन घूम रहा है केवल। तो ये जो पेन की जो मोशन है, इट इज व्हाट, इट इज प्योर रोटेशन मोशन। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या,
ध्यान से देख लो ऐसे, समझ में आ रहा है? ये जो पॉइंट सस्पेंशन पॉइंट ये कैसी मोशन कर रहा है, आगे जा रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, और पेन कैसी कर रहा है, देखो रोटेशन। तो जो सिस्टम है पूरा वो कैसी मोशन कर रहा है, इट इज Combined. ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कंबाइंड। तो कंबाइंड में आपने एक चीज देखी क्या, कि जो हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है या जो सस्पेंशन वाला पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, या फिर उसको बोलेंगे हम उससे पास होने वाली एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी कोई डाउट में ये मत पूछ लेना कि सर पॉइंट ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट स्लाइड पे समझाऊंगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऑल्सो मूव, ये भी मूव करने लग जाते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, इसमें क्या था, ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, POR का मतलब पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन, दीज आर फिक्स्ड। इसमें फिक्स्ड रहते हैं और कंबाइंड में वो भी चलने लग जाते हैं। सो दैट इज द मीनिंग। कैसे चलने लग जाते हैं सर, कैसे क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो वापस से देखो, तो कोई भी रिजिड बॉडी 3 तरह की मोशन कर सकती है। ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, सेम एंगुलर वेलोसिटी एंड सेम एंगुलर एक्सेलरेशन। दूसरा एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि इसमें एक पॉइंट फिक्स्ड होता है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, उसी को पॉइंट ऑफ रोटेशन बोलते हैं। बट इसमें कंबाइंड में क्या है कि वो जो पॉइंट है, जो रोटेशन जिसके अबाउट हो रहा है, वो भी चलता रहता है। तो उसकी वजह से इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। समझ में आ रहा है? पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। समझ में आ रहा है? पॉइंट ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस किसी का भी डाउट है थोड़ी देर के लिए वेट करो प्लीज, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इन दोनों को इंटरप्रेट करूंगा होता क्या है, ठीक है। इसको नोट करके जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। सर हाँ जी, सर जो सर हमने सर लिखवाया सर, ये ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी हैव सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सेलरेशन, द फर्स्ट वाले में सर ये लीनियर के लिए ना, कब लीनियर के लिए, लीनियर कर्विलीनियर दोनों के लिए। और फिर सर ये जो हमने सर लिखवाया सर पॉइंट ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन आल्सो मूव, सर समझ में नहीं आया सर ये क्यों होता है, बता दीजिए आप। अभी आगे समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। वापस से उसको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है सर। ऑसिलेशन ऑफ बॉब इज प्योर रोटेशन ओनली इफ, अगर उससे बॉब जिससे लटकाया हुआ है ना सस्पेंशन पॉइंट, वो रुका हुआ है, अगर वो भी चल रहा है, मान लो ट्रेन में लटकाया हुआ है, ठीक है, पेंडुलम को ट्रेन में लटकाया हुआ है और ट्रेन जा रही है, तो जो पेंडुलम की जो मोशन हो गई, ठीक है, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो प्योर रोटेशन है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो वो कंबाइंड मोशन है, ठीक है। चलो, सो दैट इज दिस पार्ट, है ना, क्योंकि मैंने देखा सभी ने लिख दिया है डन, किसी का छूटा तो भाई बता देना, ठीक है, अदरवाइज मैं आगे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि क्या पॉइंट ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। देखो भाई, पॉइंट ऑफ रोटेशन तो आप खुद से समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे खुद से भाई, कोई भी फिक्स्ड पॉइंट है यार जिसके अबाउट कोई भी मोशन कर रहा है कोई भी पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन। फिर एक्सिस क्या है, जिस प्लेन में रोटेशन हो रहा है उसके उस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्सिस जो होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं आया समझ में? नहीं आया तो देखो आप ध्यान से देखिएगा प्लीज, ध्यान से सुनो, ठीक है। एक्सिस और रोटेशन में समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल, व्हील, ठीक है, साइकिल का ऐसे व्हील, ठीक है, और इसमें ऐसे एक्सेल लगी होती है बीच में, ठीक है, स्पॉक से है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। और इस एक्सेल में एक ऐसे, ये एक्सेल है ना, वो दोनों तरफ ऐसे निकली हुई रहती है, ठीक है, समझ में आया? ये व्हील है भाई, समझ जाओ, ठीक है। मेरी ड्राइंग खतरनाक है, आप लोग जानते ही हो, तो मैं बिल्कुल ऐसे समझाता हूँ ऐसे ही, ठीक है। दिस इज द व्हील। अब इस व्हील में ये जो एक्सेल है, अब व्हील को अगर मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, व्हील को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, तो उसका ओमेगा रोटेशन वो कैसे है, वो ऐसे है, प्लेन में घूम रहा है ओमेगा से। और मैंने ये जो एक्सिस ऐसे बनाया है ना, इसको पकड़ के ऐसे घुमा रहा हूँ व्हील को,
समझ में आ रहा है? इसको बीच में से पकड़ लिया और व्हील ऐसे रखा हुआ है और उसको ऐसे करके मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, नीचे की तरफ। तो जिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, अगर ये एक्सिस को मैं निकाल दूं, पेन को निकाल के अलग रख दूं इसमें से, तो जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है ऐसे चारों तरफ, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन, ऑब्वियस। और ये जो एक्सेल है जिसको मैंने पेन डाल रखा है बीच में और ऐसे पकड़ रखा है और फिर साइड से उसको घुमा रहा हूँ व्हील को, ठीक है, जो बीच में जो पेन, पेन की जैसे मैंने समझाने के लिए ऐसा बना है, ठीक है, इट इज कॉल्ड, ये जो है ना, ये जो पेन टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। आपने क्या किया, एक धागा, ठीक है, थ्रेड या स्ट्रिंग हाथ में पकड़ा, उसको पकड़ के ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया, कुछ उसमें बाइंड कर लिया होगा भारी करने के लिए, फिर घुमाने लगे। तो जो आपका पॉइंट है ना, जिसके अबाउट वो घूम रहा है, सर्कल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब आपने क्या किया, उसकी जगह पे आपने एक पेन लिया और पेन में ऐसे करके धागा बांध दिया, वो स्ट्रिंग को बांध दिया, अब पेन को आप घुमा रहे हो, तो जो धागा घूम रहा है चारों तरफ, वो पेन के एक पॉइंट पे ऐसे स्लिप होके घूम रहा है चारों तरफ। तो ये जो पेन है ना भाई, धागा इस प्लेन में घूम रहा है कि नहीं, इस प्लेन में घूम रहा है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल में, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल मोशन करा रहे हो आप उसकी, और इस प्लेन को, इस पेन को ऐसे घुमा रहे हो, तो ये जो पेन होगा जिसके अबाउट वो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, दैट पेन विल बी एक्टिंग एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। क्या एग्जांपल है सर? देखो ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। क्या एग्जांपल है? एक रॉड है, इट इज अ रॉड, ये एक रॉड है और इसको मैं किसी पॉइंट के अबाउट घुमा रहा हूँ सच दैट इट फॉर्म्स अ कॉन। आप लोग समझ सकते हैं कि कॉन कैसे बनाएगा घूम के, ठीक है, कॉन के इसमें ऊपर एक पॉइंट था, ए पॉइंट था, तो कॉन कैसे बनाती है पेन, जब ऐसे घुमाते हो आप, ठीक है, वीडियो भी देखते रहना, जब ऐसे घुमाओगे तो कौन बनाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर दिया, कौन बना दिया, तो ए का जो सर्कल है वो इस तरह से बन रहा होगा भाई, ए ऐसे सर्कल पे घूम रहा है, ऊपर ऊपर वाला पॉइंट ऐसे करके, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा, यहाँ पर भी, लेट अस से इट इज बी पॉइंट, तो बी ऐसे सर्कल में घूम रहा है, बी पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर भी है, लेट अस से इट इज सी पॉइंट, सी इतने सर्कल में घूम रहा है। This is the point center of the circle, this is the center of the circle, this is the center of the circle। अब अगर कोई पेन ऐसे करके कौन बना रहा है तो उसके सारे पॉइंट्स एक सर्कल की फॉर्म में घूम रहे हैं, ये भी कोई डी पॉइंट होगा उसका भी सर्कल, ई पॉइंट होगा उसका भी सर्कल, एंड सो ऑन। इन सारे जो सर्कल्स हैं के सेंटर को अगर मैं हाइपोथेटिकली ऐसे ज्वाइन करा दूं, ठीक है, तो जो मेरे को एक्सिस नजर आती है, ठीक है, इसके अबाउट ही तो वो कौन घूम रहा है ना, इट इज हाइपोथेटिकल, ऐसा मैं सोच रहा हूँ भाई, ये ऐसे करके घूम रहा है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इसके अंदर ऐसे कोई एक्सिस आ रही होगी, उसके चारों तरफ ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने दोनों को इंटरप्रेट किया है, ठीक है। इसी बात पे आप क्या करोगे, इसकी डेफिनेशन लिखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन की, ठीक है। क्या डेफिनेशन है, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, लिखो लिखो चलो जल्दी से, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, ठीक है, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, ठीक है, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए सर्कल, ठीक है, मूव्स इन ए सर्कल, ठीक है, एंड द सेंटर्स, and the centers of all the circles lie on a imaginary line, ठीक है, lie on a imaginary straight line, ठीक है, lie on a imaginary straight line, and this straight line is called the axis of rotation, ठीक है। this straight line जिसपे वो सारे सेंटर लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसी को ही हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, कॉल्ड, और ये एरो लग रहा है नीचे, ठीक है, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी को। अब पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है,
सर पॉइंट ऑफ रोटेशन की तो डेफिनेशन आपने लिखा ही नहीं। फिर पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है बताओ? वो प्लेन के लिए जनरली यूजफुल होता है ना, पूरी बॉडी के लिए हम यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? इस केस में जैसे 3D टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसमें पॉइंट ऑफ रोटेशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, पेन को अगर मैं ऐसे रख लूँ, ठीक है, द पेन इज प्लेस्ड ऑन दिस, ऐसे रखा हुआ है, और अब मैं इसको घुमा रहा हूँ ऐसे करके उस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो ये जो पॉइंट होगा जिसके अबाउट मैं उसको घुमा रहा हूँ, जो पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, इट इज यूजफुल इन प्लेन, जबकि जो रोटेशन वाला है, ठीक है, इट इज यूजफुल इन 3D में ऐसे कोई चीज घूम रही है। समझ में आ रहा है? ये ऐसे सोचो, ऐसे सोच सकते हो आप लोग कि एक डिस्क है, डिस्क, ठीक है, डिस्क है। एग्जांपल में अगर ऊपर लिखूं, देयर इज अ डिस्क, ये ऐसे करके, ठीक है, और डिस्क का आपको पता है कि वो प्लेन ही होता है बस, ठीक है। अब ये डिस्क को क्या कर रहे हैं, आप घुमा रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, देयर इज अ पॉइंट ऑन द डिस्क, उसके अबाउट आप लोग इसको इसके अबाउट आप लोग घुमा रहे हैं ऐसे करके। ये जो पॉइंट है ना, इट इज कॉल्ड क्या, पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब आप मान लो कि सर डिस्क है, मैं उसमें से ऐसे एक पेन डाल देता हूँ और पेन के अबाउट ऐसे घुमा रहा हूँ, तो पेन विल एक्ट एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, प्लेन में भी देख सकते हैं, 3D में। लेकिन पॉइंट ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट हमें केवल तभी दिखता है जब वो प्लेन में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ रोटेशन मिल जाएंगे, इस एग्जाम्पल जो कौन वाला दिया, और ये भी इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है। लेकिन प्लेन वाले कंसेप्ट में देखो, ये प्लेन का एग्जाम्पल था ना, तो इसमें क्या है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। सर मैं भी डिस्कनेक्ट हो गया था, आप बता दोगे आपने क्या बताया? फिर मैंने ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है इनको डिफाइन किया था। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो होता है कि बेसिकली जैसे एक रॉड है, ये कौन टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसका हर पॉइंट एक सर्कल बनाता है। उन सारे सर्कल का जो सेंटर है, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इट इज अ इमेजिनरी लाइन, हाइपोथेटिकल। उस लाइन को हम क्या जान सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। या फिर एक डिस्क मैंने बताया, जैसे व्हील है, कोई व्हील घूम रहा है, तो किसी एक्सेल के अबाउट एक व्हील घूमता है, तो वो जो एक्सेल है ना, उसके अलाउंग देयर बी व्हाट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? सर सर हाँ भाई अंशुल सर, इज इट साउंड पॉसिबल टू हैव एन एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, व्हिच इज नॉट परपेंडिकुलर, कौन सा प्लेन जिसमें घूम रही है? नहीं नहीं नहीं, उसके प्लेन, उसके तो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगी, कोई और प्लेन आप ले सकते हो। अच्छा, आप बोले कि डिस्क कैसे और हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे ले लें? नहीं नहीं नहीं, ओरिजिनल एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी यही होती है, ठीक है। अगर आप ऐसे करके घुमाना चाहेंगे, दैट में भी वो हो सकती है, लेकिन उसके कारण फिर हमारी रोटेशनल मोशन कैसी बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। किस तरह की, देखो कैसे घूमेगा, सोच के देखो, है ना। एक पेपर लो, पेपर को डिस्क की तरह से काटो, उसमें पेन साइड से डालो इंक्लाइन पे, और फिर उसको पेपर को घुमा के देखो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। सर सर हाँ जी, सर अगर पेन जो सर अगर जो पेन है वो हॉरिजॉन्टल में है, फिर क्या करेंगे? अगर जो पेन है वो हॉरिजॉन्टल में है, तो हॉरिजॉन्टल के आउट ऐसे घूमेगी कोई भी सर चीज। अगर हम पे कोई थ्रेड है उसको हिला में ला के, तो सर जो उसका एक्सेस होगा वो वर्टिकल होगा, वो हॉरिजॉन्टल ही होगा ना? मतलब आपने क्या करा है, पेन ऐसे रख दिया और पेन को घुमा रहे हो, ऐसा कुछ? नहीं सर, पेन मैंने ऐसे ही रखा हुआ, जैसे आपने रखा है, पर प्लस इसके ऊपर भाई तुम्हारी आवाज इसके बंद हो ऊपर जाती एक है। थ्रेड रखा हुआ है, उसको मैं ऐसे ऐसे करके हिला रहा हूँ उसके ऊपर। अब ऐसे ऐसे करके यार, मुझे तुम्हारी वीडियो थोड़ी ना दिख रही है, तो कैसे करके ला रहे हो, मुझे क्या पता, है ना। वीडियो दिखाओ तो पता चलेगा, ठीक है भाई। आदित्य सुन रहे हो? सर डाउट था। सर नहीं, मैं समझ गया। है ना, या तो मेरे को वीडियो ऑन करके आप समझाओ तो मैं बता पाऊंगा, ठीक है। ठीक है, देखो सर अगर आपने, हम लोग आप सर अगर पेन ऐसा को बोल घुमा रहे रहे हो हो कि सर हाथ पेन पे, पेन को ऐसे आगे धागा बांध लिया है और पेन को हॉरिजॉन्टली रखा और फिर मैं घुमा रहा हूँ, अगर ऐसा पूछ रहे हो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन उस प्लेन जिसमें वो घूम रहा है धागा, उसके परपेंडिकुलर होगा, जो एक्चुअल ठीक एक्सिस है ऑफ सर, रोटेशन, समझ ठीक गया। है। सर हम लोग सर पेन को कैसे घुमा रहे हैं सर हाथ पे रख कर, दूं सर हैंड के थ्रू? हाँ, ऐसे रख लिया तब भी वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बट जिधर घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है।
सपोज सर हमने सर दोनों उंगलियों के बीच में सर हमने बैलेंस करा तो उसको हम घुमा रहे हैं हम लोग इस एक फिंगर के बैलेंस के ऊपर। तुम अपना डाउट बोलो, उसका छोड़ो, वो क्लियर हो गया उसको। अपना डाउट पूछो क्या पूछना है। सर मेरे पूछ रहा हूँ सर हम लोग सर एक सर पेंसिल सर घुमा रहे हैं सर हम लोग सर दोनों उंगलियों पे सर बैलेंस कर रहे हैं सर ऐसे घुमाकर हॉरिजॉन्टली सर। सर तो पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या होगा और एक्सेस क्या होगा? मतलब आपने पेन को ऐसे रखा हुआ है और उसमें धागा है और आप उसको ऐसे घुमा रहे हो, ऐसा क्या? सर धागा है ही नहीं सर, सर पेन है सर आपकी दोनों उंगलियों के बीच में और सर स्पिन कर रहे हैं सर स्पिन कर रहे हैं पेन को सर दो उंगलियों के बीच में रखकर ऐसे? अच्छा एक हाथ से। ऐसे घुमा रहे हो, ऐसा क्या? सर हाँ सर हाँ सर एग्जैक्टली। अच्छा हाँ, तो यही है ना यार। कौन से प्लेन में घूम रहा है ये बताओ, कौन से प्लेन में घूम रहा है? इसका जो सर्कल बन रहा है किस प्लेन में बन रहा है, वर्टिकल क्या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल बन रहा है। हाँ तो बस वर्टिकल में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है और सर पॉइंट ऑफ रोटेशन सर क्या है फिर इसका? भाई। पॉइंट ऑफ रोटेशन उस जिस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इसके अबाउट ऐसे ही तो घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है ना, इससे निकलने वाली हाँ एक्सिस, सर उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो पॉइंट है, उस पॉइंट जहां से एक्सिस वो निकल रही है उसको पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। ठीक है सर थैंक यू ये सर। कोई बड़ी बात नहीं है यार, इसमें इसको नोट कर लिया तो मेरे को बताओ, है ना। सर ये जो आपने कोन बनाया है इसका जो वर्टेक्स है उस पे नहीं हो सकता क्या पॉइंट ऑफ रोटेशन? कौन बनाया है इसका जो वर्टेक्स है? हाँ हो सकता है, लेकिन वो जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है ना, वो केवल यहाँ के पॉइंट के लिए कह सकते हैं इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है? 3D में हम एज ए रोटेशन के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्ड का यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ रोटेशन का यूज नहीं करेंगे। उसका केवल प्लेन, अगर प्लेन में मोशन हो रही है तब यूज करते हैं, ठीक है। ओके सर। सर जैसे डिस्क एक प्लेन है तो उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि सेंटर तो एक ही पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, सेंटर के तो अबाउट ही घूम रहा है तो वहां पे पॉइंट ऑफ रोटेशन ही है। बट अगर तो क्योंकि सर पॉइंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है ना अरे सुनो डिस्क पहले, में। इसमें केवल पॉइंट ऑफ रोटेशन है, लेकिन सुनो पहले। एक्सिस ऑफ रोटेशन की क्या हम कंसेप्ट इसमें लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि डिस्क अगर घूम रही है तो वो जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है उस पर आप ऐसे करके पेन पेन रखिए और फिर घुमाइए, या पॉइंट को पकड़ के घुमाइए, दोनों केस में जो मोशन होगी वो सेम टाइप की होगी, ठीक है। तो इसलिए होता तो उसमें केवल पॉइंट ऑफ रोटेशन है, बट हम एक्सिस ऑफ रोटेशन की कंसेप्ट भी वहां पे लगा सकते हैं। क्लियर है? सर पर वही आपने ना। डेफिनेशन में लिखा था कि लाइन जॉइनिंग सेंटर्स, तो सेंटर तो एक ही है। हाँ तो एक, जितने भी सेंटर है ना, एक सेंटर है तो एक सेंटर से निकलने वाली जो लाइन है, लाइन जॉइनिंग सेंटर नहीं कह सकते, ऐसे तो नहीं लिखा मैंने, लाइन जॉइनिंग थोड़ी ना लिखा। मैंने क्या लिखा? एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए सर्कल एंड द सेंटर्स ऑफ ऑल द सर्कल लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका जो सेंटर है, मान लो ये डिस्क है, इसका सेंटर है और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो उस पर लाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो वो डेफिनेशन को फुलफिल करता है, इसलिए इसकी कंसेप्ट को हम वहां पे लगा सकते हैं। मान लो डिस्क में आपने स्लेंट में कोई एक्सिस ले ली ऐसे, स्लेंट में, तो उसमें भी पॉइंट क्या है, उस पर लाई कर रहा है, तो क्या उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं? हाँ, दैट इज नॉट द एक्चुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट हाँ उसके अबाउट अगर क्वेश्चन बन के आ जाए कि स्लेंट एक्सिस है उसके अबाउट कैलकुलेट करो, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन मान के, ठीक है। सर हाँ जी। सर अगर एक नॉन यूनिफॉर्म शेप की बॉडी है, अगर मतलब कोई डिफॉर्म्ड बॉडी है, तो सर उसके केस में क्या होगा? क्योंकि अगर हर एक पॉइंट पर अलग अलग रोटेशन हो रही है, मतलब मोशन हो रही है। हम उसके केस में उसको सेंटर ऑफ मास से जाने वाली जो एक्सिस होती है ना, यस सर, तो सर वो उस एक ही एक्सिस को, कंसिडर करेंगे। हाँ उससे पास होने वाली एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करता है, ओके सर। ठीक है। चलो ठीक है भाई, तो ये हमने पढ़ा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन वगैरह क्या, ठीक है। उसी के साथ ही देखो अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है पूरी तरह से यही चलेगा 2-3 क्लास, दैट इज प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन, ठीक है। जो प्योर रोटेशन है, इट इज नथिंग बट द रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, रोटेशन अबाउट, ठीक है, अ फिक्स पॉइंट या फिक्स एक्सिस, ठीक है। रोटेशन अबाउट फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड एक्सिस, दोनों लिख दिया है मैंने, ठीक है भाई। अगर 3D के जैसा हो रहा है तो आप एक्सिस से देख लोगे, और उससे देख रहे हो तो पॉइंट से देख लोगे, ठीक है। कोई अलग अलग कंसेप्ट नहीं है, दोनों की सेम ही कंसेप्ट है। तो उसको बोलते हैं हम प्योर रोटेशन, जिसमें जो हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, वो फिक्स है, ठीक है। तो ऐसा रोटेशन जो अबाउट फिक्स पॉइंट या फिर फिक्स एक्सिस के हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्योर रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल,
इफ आई वुड से देयर इज अ बॉडी, ये इस तरह की कोई बॉडी है, ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से सस्पेंड की हुई है, ठीक है। इसमें एक ए पॉइंट है यहाँ पर, ए पॉइंट की डिस्टेंस ओ से कुछ है लेटर से, और इसको वेलोसिटी देता है ऐसे परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर वेलोसिटी कुछ दिया तो दी, ठीक है, बिल्कुल पूरा परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो कुछ टाइम के बाद ये आपको इधर दिखेगा ए पॉइंट, ऐसे समझ में आ रहा है। वो सर्कुलर पाथ करेगा, हमने पढ़ा था अभी 90 पे होता है सर्कुलर करता। तो जो बॉडी है ना, बॉडी कुछ इस तरह की हो जाएगी, मतलब वो बॉडी घूम गई है, इट हैज़ बीन टर्न, ठीक है, कुछ ओमेगा से वो घूम गई है बॉडी। मान लो ये जो ओ से लेके एल तक की जो डिस्टेंस है, ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है, इट इज एल, ठीक है। बॉडी की अगर ये थोड़ी सी घूम गई है, समझ में आ रहा है, बॉडी थोड़ी सी यहाँ पर घूम गई है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से देखिए, कुछ पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, पढ़ पहले चुके हैं लेकिन रिवाइज कराना जरूरी है इसलिए लिख रहा हूँ। अबाउट पॉइंट ओ विच इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन, which is fixed point of rotation here in this example, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि velocity is equal to क्या, r ओमेगा, if it is चलो इसको r ही मान लेता हूँ, r ही मान लिया, चलो l नहीं लिखते। और इन वेक्टर फॉर्म अगर किसी को याद आ रहा हो तो बताओ एक बार, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको, v is equal to ओमेगा क्रॉस r, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था काइनेमेटिक्स में। दूसरा पॉइंट मेरे को बताओ, अब अगर ओ के अबाउट ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप का है तो उसमें दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, याद आ रहा होगा आई होप, ठीक है, फिर और एक दूसरा होता होता है है, सेंट्रीपिटल एक एक्सेलरेशन। होता है सेंट्रीपिटल या फिर उसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, दैट इज r इंटू एल्फा, इफ एल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और उसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं तो बोलो क्या लिखोगे, at इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस r, एल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। वैसे रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब पढ़ा चुका हूँ भाई, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, इट इज v स्क्वायर बाई r या फिर r ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। रेडियल या तो होता था हमारा r ओमेगा स्क्वायर, बोलो याद है, या फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी पढ़ा चुका हूँ, इन वेक्टर फॉर्म इफ यू राइट दैट ए आर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये आर वेक्टर, ठीक है। ये भी हमने प्रूव भी किया था सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में। तो भाई अगर फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो वो उसी की तरह की कंसेप्ट लगेंगी जो कि हमारी सर्कुलर मोशन वाली कंसेप्ट लगती है, अगर किसी पॉइंट के अबाउट फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मान लो अगर ऐसा है कुछ है क्या कि रिलेटिव वेलोसिटी या आई वुड से रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूंगा, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा बोलूंगा मैं यहाँ पे, ओमेगा रिलेटिव, क्लियर। मान लो ए पॉइंट का पूछ रहा हूँ ओ के रेस्पेक्ट में, ए पॉइंट का पूछ रहा हूँ ओ के रेस्पेक्ट में, तो v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू o अपॉन लेंथ यानी सेपरेशन बिटवीन देम, तो इस तरह से हम रिलेटिव ओमेगा कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव ओमेगा में आपको अगर डाउट आ रहा है तो मैं उसके लिए अलग नेक्स्ट स्लाइड पे जाके पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर नोट करने का टाइम देता हूँ। एग्जांपल देखो, इट इज अ रॉड, और एक सेकंड के लिए लास्ट स्लाइड दिखाएंगे please? एक सेकेंड अभी दिखाऊंगा, ठीक है, मेरा बस एक मिनट। देखो एक रॉड है, इट इज रॉड, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस रॉड को मान लो मैंने कुछ वेलोसिटी दे दिया इस तरफ, ठीक है, इट इज v1 ए एंड को, एंड दिस एंगल आई वुड से इट इज θ1, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट हो गया भाई v1 सॉरी cos θ1 और ऊपर की तरफ हो गया v1 sin। वैसे मान लो मैंने इसको दे दिया इधर की तरफ v2, b पॉइंट को, क्लियर है, एंड दिस पॉइंट आई वुड से θ2, तो इसका जो इधर की तरफ कंपोनेंट आ गया ये आ गया v2 sin θ2 और ऊपर की तरफ आ गया cos वाला, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे cos θ2। अब b को देख के विद रेस्पेक्ट टू a या b, विद रेस्पेक्ट टू b मान लो, चलो b, आपने मेरे को बोला था कि जो a का पाथ है a विल बी कौन सी मोशन में होगा बोलो, इन सर्कुलर मोशन में,
तो इसका मतलब है कि रिलेटिव एंगुलर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए किसके हिसाब से, विद रेस्पेक्ट टू बी, जो बी को दिखेगी, यानी ओमेगा ऑफ ए किसके हिसाब से, बी के हिसाब से, वो किसके इक्वल होगी बोलो, वी ए बी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज लेट अस से एल इज द लेंथ है, ठीक है। तो और वी ए बी हमें कैलकुलेट करना आता है, बोलो क्या होता है, वी ए माइनस वी बी अपॉन एल, ठीक है, वेक्टर के अकॉर्डिंग, ऑब्वियस वेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है, दैट इज दिस पार्ट। तो मेरे को बताओ भाई, जो ओमेगा आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो जो ओमेगा आएगा यहाँ पे, जो रिलेटिव ओमेगा है ए बी, दैट इज वी ए माइनस वी बी, कितना लिखना चाहिए ये बताइए, कितना लिखना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी बी हेयर, बोलिए। V1 cos V1 theta cos to theta V1 cos theta 1 plus plus V2 sin theta 2 प्लस वी टू साइन थीटा टू, ठीक है। सर तो ये थीटा वेलोसिटी तो ऑफ क्या होगा क्या हो गया, सर, साइन थीटा तो क्यों होगा? भाई ये वाला है ना, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ना, यस सर। तो ये साइन वाला आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारी वेलोसिटी हो रही है ना, इट इज द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव मतलब कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल वही सारी कंसेप्ट है, बस इनको रिवाइज कर रहे हैं, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये ऐसे करके रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ये लोग पिछली स्लाइड ये रही और आगे वाली दोनों नोट करो एक साथ, ठीक है। सर दो डाउट्स है सर इसमें मुझे। बोलो जल्दी से। सर एक तो सर ये सर वी ए माइनस वी बी मॉड, सर ये वी cos थीटा प्लस वी टू साइन थीटा टू कैसे होगा सर? अच्छा, ये रिलेटिव मोशन 1D में हमने करा था यार, कैसे भूल गए आप, देखोगे वी ए माइनस वी बी, इसकी ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है, वी ए कॉस थीटा 1, इसी की वजह से सर्कुलर मोशन है, ओमेगा इसी की वजह से है, वैसे ही ये परपेंडिकुलर है तो इसकी वजह से, यानी इन दोनों की वजह से ओमेगा है। अब बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो बी की वेलोसिटी इधर है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी टोटल वेलोसिटी मुझे इधर की तरफ कितनी दिखाई देगी, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, देखो यहाँ पे कहाँ गया फॉर एग्जाम्पल, सर्कुलर। हाँ कहाँ चला गया एग्जाम्पल, अरे यार एक सेकंड रुकिए, ये रहा देखो, बी के रेस्पेक्ट में अभी दिख रहा था ना थोड़ी देर पहले कि ए की वेलोसिटी बी को कितनी दिख रही है, दोनों के सम के बराबर दिख रही है, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव sir. मोशन में अपोजिट थी तो सम के बराबर, तो ये v अपॉन एल दैट इज ओमेगा, इसको जो ओमेगा दिख रहा है, ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज टोटल v अपॉन एल दैट इज ओमेगा, ठीक है। सर एक डाउट और था लास्ट। बोल दो क्या डाउट है। सर आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, बोल दो डाउट क्या है। सर वी ए बी अपॉन एल से हमने इसलिए किया जो सर मतलब ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है। हाँ जी हाँ जी, ओके सर। हाँ भाई, ये क्या नाम है, इशिता, हाँ इशिता, यहाँ पे जो पेंडुलम मोशन है ना, दैट इज आल्सो वी कैन से रोटेशन मोशन अबाउट ओ पॉइंट, ठीक है, ठीक है। चलो नोट कर लिया सभी ने ये वाला स्लाइड, यस सर। नोट दिस डाउन। सर 1 मिनट लास्ट स्लाइड दिखाना। अच्छा ये लो भाई लास्ट। सर जो हमने सर लिखा सर वो ए आर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, सर माइनस क्यों लगाते हैं सर हम लोग, मतलब थोड़ा सा मतलब बता दीजिए। काइनेमेटिक्स का नोट्स खोलो यार, उसमें जो लास्ट का टॉपिक है ना सर्कुलर मोशन, उसमें मैंने प्रूफ कराया हुआ है, ये प्रूफ करके नेगेटिव आया था इसलिए माइनस लगाता है, ठीक है। ओके सर। काइनेमेटिक्स में लास्ट का टॉपिक है सर्कुलर मोशन, ठीक है। ओके सर।
शुद्ध वाइस वर्सा नहीं बोल सकते। नहीं वैसे बोल तो सकते हैं, एक सेकंड रुकना, किसका वाइस वर्सा पूछ रहा हूँ? ठीक है, हाँ ठीक है बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन विल लाई ऑन दैट, हाँ ठीक है बोल सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट, ये वाली स्लाइड आप लोग नोट करो, इसमें मैं एक और काम की बात लिख देता हूँ नीचे। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स angular velocity of different points of rigid body, ठीक है, relative to any point outside the body, ठीक है, are different। सर any, हाँ जी सर एक बार जो अभी आपने ऊपर प्रूफ करा है ना रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, WAB वाला एक बार बता दो कैसे करा है स्टेप वाला। देखो v इज इक्वल टू वी बाई आर, ये तो फॉर्मूला याद है, यस ठीक है, सर। और वी ए बी को हम लिखते हैं वी ए माइनस वी बी, ये भी मैंने करा रखा है, यस सर। क्योंकि यहाँ मॉड में ले रहा हूँ मैग्नीट्यूड, इसलिए मॉड लगा दिया है, ठीक है। और वी ए माइनस वी बी क्या होगा भाई, हमें देखना है कि बी से ए की वेलोसिटी कितनी दिख रही है मेरे को, इधर इतनी वी वन कॉस थीटा वन, इसकी किधर है, इसकी माइनस में, तो माइनस वी टू साइन थीटा टू, तो वी वन वी ए की जगह पे लिखोगे वी वन कॉस थीटा वन, फिर माइनस वी बी की प्लेस पर माइनस वी टू साइन थीटा टू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए ये आ गया, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। सर ये नोट पॉइंट जो लिखा है इसमें डिफरेंस कैसे होंगी? हाँ मैं समझाऊंगा इसको, देखो देखो भाई सुनो, जो नोट पॉइंट मैंने लिखा है, अभी इस पर ध्यान दो सभी लोग। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी रिलेटिव टू एनी पॉइंट आउटसाइड द बॉडी, मैंने क्या वर्ड लिखा है, एनी पॉइंट आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, मतलब ये कि अगर ये कुछ सर वो पेंडुलम है, नोट कर रहे थे 2 मिनट। हाँ एक सेकंड रुको, अगर ये कोई पेंडुलम है और ये पेंडुलम इधर की तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, या कुछ पेंडुलम ऐसे कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आप बोलोगे जो ए की स्पीड है एंगुलर ओमेगा वो इसके बराबर है, किसके रेस्पेक्ट में ऐसा आप बोल पा रहे हो, इस सस्पेंशन पॉइंट के रेस्पेक्ट में, सस्पेंशन पॉइंट विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस बॉडी का जो एंड पॉइंट है ये, ठीक है, इसकी भी ओमेगा, इसकी भी ओमेगा, इसकी ओमेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन मान लो यहाँ से कोई बॉडी के बाहर कोई आदमी खड़ा है, बॉडी के बाहर खड़ा है कोई आदमी, और वो कुछ वेलोसिटी से जा रहा है या कहीं और है ना, तो इससे आप ए की पूछोगे, क्या इसको वही नजर आएगी जो बी की नजर आएगी, क्या वही नजर आएगी जो सी की नजर आएगी, नहीं, उसको अलग अलग, क्योंकि उसको चलते हुए या कुछ भी आउटसाइड जो पॉइंट है ना, उसको ये क्या होगा, एंगल उसको अलग अलग दिखने लग जाएगा, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। हाँ ओ के रेस्पेक्ट में अगर आदमी जाके ओ पर ही बैठ जाए, या ओ के रेस्पेक्ट में यहाँ पे रेस्ट पे खड़ा है, ओ के पास ही खड़ा है, तो ऑब्वियस उसको वही एंगल दिखेगा, तो उतनी सेम दिखेगी। लेकिन मैंने एक जनरल आइडिया बोला कि कहीं भी ऐसा अलग जो केस बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो सेम ही रहता है, वो कैसे डिफरेंट दिख सकता है? जैसे अरे सर एंगल सेम ही रहता है ना सभी पॉइंट्स पे? नहीं एंगल, अगर एंगल तो सेम रहता है, बट होगा क्या कि अगर मान लो कोई भी ऐसे बॉडी है और एक दूसरी बॉडी जिससे हम देख रहे हैं ऑब्जर्व, वो मोशन में मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मूव करते कर, या फिर ऐसे से देख सकते हो आप कि सर हाँ सर वो तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग दिखेगी ना उसको, हाँ हाँ क्योंकि वो रेडियस पे डिपेंड करेगा तो कितनी दूर है, और बाकी लीनियर वेलोसिटी तो सेम ही दिखेगी ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मान लो ऐसे घूम रहा है, मान लो यहाँ पे खड़ा होके इसको देख रहा है, ठीक है,
तो अब क्या कह सकते हैं भाई, ये ऐसे करके इधर घूम रहा है सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट, ठीक है। अब जो सस्पेंशन पॉइंट है ओ, इसके रेस्पेक्ट में तो सारे की ओमेगा है, यानी सारे मतलब ये एवरी पॉइंट्स ओमेगा। बट इस आदमी के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, इस आदमी के हिसाब से ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट है। तो अब इस पॉइंट इसके हिसाब से हम देखते हैं तो अलग अलग क्यों दिखेगा, क्योंकि इसके हिसाब से जो ए का सेपरेशन है, जो बी का सेपरेशन है और जो सी का सेपरेशन है वो अलग अलग है। अगर ओ के हिसाब से देखते हैं तो हमने क्या पढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू, बताओ क्या पढ़ा है कि ओमेगा क्या होता है, हाँ सेम होता है। और जब ओमेगा सेम होगा तो इसकी लेंथ मान लो आई वुड से इट इज r1, तो ए की जो लीनियर वेलोसिटी है वी ए बोलो कितनी हो जाएगी, ओमेगा r1। वैसे बी की लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा r2। वैसे सी की लीनियर वेलोसिटी ओमेगा r3 लेटर से। लेकिन एक इसके रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ मैं सारी चीजें, आई एम राइटिंग विद रिस्पेक्ट टू। बट इस आदमी से देखोगे ना, ये आदमी कहीं बाहर आउटसाइड में ऐसे खड़ा है, तो आउटसाइड से आप डिस्टेंस अब देखोगे, ए का डिस्टेंस दैट विल बी डिफरेंट, बी का डिस्टेंस दैट विल बी डिफरेंट, सी का डिस्टेंस दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो इस आदमी के हिसाब से ए की ओमेगा कुछ और होगी, बी की कुछ और होगी और सी की कुछ और होगी। समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी को आप ओ पे जाके बैठा दो, तब तो ऑब्वियस उसको भी वही दिखेगी, ठीक है। बट अगर और कहीं है ताकि डिस्टेंस में बदलाव आ जाए तो फिर उसको अलग अलग ही दिखेगी, ठीक है। तो सर मतलब ओ से भी हमें एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है बट लीनियर तो डिफरेंट ही होती है ना, अगर ओ से भी देखते तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये से अगर इसके अलोंग देखें तो करेक्ट। अब देखो इसको और थोड़ा इंटरप्रेट करके मैं समझा, मान लो सर जरा लास्ट स्लाइड शो कर दो एक बार। मैं करता हूँ। देखो मान लो इसको ओमेगा मान लिया, आदित्य एक मिनट, इसको ओमेगा मैंने मान लिया, ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है। तो इस ए की जो लीनियर वेलोसिटी है वो कितनी होगी, अगर मैं यहाँ पे बना लूँ, ठीक है। तो ए की लीनियर वेलोसिटी आपको मिल गई है कितनी कितनी कितनी, ओमेगा r1, ठीक है, ए पॉइंट पे। वैसे ये बी पॉइंट था, उसकी मिल गई आपको ओमेगा r2 और सी पॉइंट की मिल गई आपको ओमेगा r। अब यहाँ पर एक आदमी है, दिस इज द मैन, ठीक है। अब इस मैन के हिसाब से ए का देखो, ये इधर इतना, तो ओमेगा कितना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके हिसाब से इसका ओमेगा कुछ अलग होगा भाई, क्यों, क्योंकि ओमेगा आर का इधर कंपोनेंट करोगे तब ए उसको घूमता हुआ दिखाई देगा इधर की तरफ। बी से मिलाओगे बी को, इस ओमेगा r2 का इधर कंपोनेंट करोगे तो देखो डायरेक्शन ही बदलती जा रही है। सी से इसको मिलाओगे दिस, इसका इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट करोगे तब कुछ आएगा इफेक्टिवली। तो दैट विल बी डिफरेंट इन ऑल द केसेस, ठीक है। यस सर। सर जो हमने सर कहा ना सर कि सर विद रिस्पेक्ट टू ओ सर ये डब्ल्यू सेम ऐसा ओमेगा सेम रहेगा सर, ये अपने सर कहा है ये मैंने पीछे लिखवाया था सबसे पहले। देखो यहाँ पे प्योर रोटेशन में ये लिख रहा है कि ना, ऑल द पॉइंट ऑफ द वेलोसिटी हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी, लिख रहा है ओमेगा अच्छा सर। एंड द सेम एंगुलर एक्सेलरेशन एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। तो सर दूर से मतलब सर किसी मतलब ऑब्जर्वर को सेम नहीं दिखेगी, हमारा ओमेगा डिफरेंट दिखेगा। हाँ जी हाँ जी। चलो भाई ये वाली स्लाइड नोट कर लो जिसने नहीं करी थी, आदित्य ये कर लो, तुमने नहीं करी थी सर, जल्दी कर लो। और मेरे को ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, रोटेशन हमारा चल रहा है, ठीक है। सो वी आर स्टडिंग द फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। क्या दो चीज़ें हो सकती हैं, द फर्स्ट, इफ अल्फा, अल्फा जानते हो क्या होता है, यस सर। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इफ अल्फा इज कांस्टेंट, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे तो एनालॉजी से डायरेक्ट आप लिख सकते हो, बट स्टिल मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ठीक है। इसको नोट करते जाइए साथ साथ। सिंस वी नो डी ओमेगा अपॉन डी टी इज अल्फा, है ना, सब पढ़ लिया है काइनेमेटिक्स में, अल्फा डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अल्फा इज कांस्टेंट, कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन पार्ट, डी टी। टी जीरो पे वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, इनिशियल वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट एंगुलर, ठीक है। टी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा,
इट इज ओमेगा एंड जो नीचे लिखे ओमेगा नॉट, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इंटीग्रेशन कर दिया अल्फा टी माइनस 0, तो यहाँ से ओमेगा आ गया हमारा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अगर इससे एनालॉजी लगाओगे तो इट इज लीनियर में देखो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस अल्फा टी, ठीक है, तो वो उसी तरह का मिलता है, बिल्कुल सेम वही मिलेगा, ठीक है। चलो दूसरा देखो, सेकंड इक्वेशन आप बिल्कुल वही तो कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है। सेकंड इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी से करते थे है ना, तो वही से करो आप लोग। तो सर ये v इज इक्वल टू u प्लस dt कर रहे हैं मतलब। हाँ जी, तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, ओमेगा इंटू डी टी, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो डी थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट मल्टीप्लाई कर लो ओमेगा नॉट डी टी, ठीक है, प्लस अल्फा टी डी टी, इंटीग्रेशन कर दिया ऐसे करके। जब भाई टी जीरो है तो थीटा कहाँ पे, मान लो थीटा नॉट पे है पार्टिकल, और किसी टी टाइम पर जो पार्टिकल है, ठीक है, टी टाइम पर वो थीटा की लोकेशन थीटा पे आ गया कहीं पे, तो थीटा माइनस थीटा नॉट ओमेगा नॉट है, कितना हो गया बोलो, टी माइनस 0 प्लस अल्फा हाफ टी स्क्वायर एंड दैट इज 0 टू टी, यही तो बना, ठीक है। तो थीटा माइनस थीटा टू इज डेल्टा थीटा विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सो ओमेगा नॉट थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, तो वैसे यहाँ पर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा थीटा स्क्वायर होता है, ठीक है, वही बिल्कुल सेम एनालॉजी है। थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसको एकदम साथ साथ नोट करते जाइए जल्दी जल्दी क्योंकि वो सेम है। तो दिस वाज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, now we are going to study the third equation of motion in rotational mechanics, ठीक है, so that is d omega by d theta is alpha, जैसे v dv by dx a होता था वैसे ओमेगा d omega by d theta is alpha, ठीक है, तो ओमेगा d omega is alpha d theta, अल्फा इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करो, जब थीटा थीटा नॉट था यानी इनिशियली तो ओमेगा ओमेगा नॉट था, और जब थीटा थीटा हुआ तो ओमेगा ओमेगा हुआ, दैट इज ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ओमेगा नॉट से ओमेगा एंड दैट इज अल्फा थीटा और थीटा नॉट से थीटा, ठीक है, तो इसको 2 को तो उधर भेज देंगे, 2 अल्फा दैट इज थीटा माइनस थीटा नॉट, और इधर हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में हाउ वी विल बी डीलिंग विद इक्वेशंस ऑफ मोशन, लेकिन हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कब लगा सकते हैं, हम तब लगा सकते हैं जब अल्फा हमारा कांस्टेंट हो, जैसे वहां पे भी कब लगा सकते थे, जब हमारा एक्सेलेरेशन फिक्स्ड हो जाता है इन रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है, इन रोटेशनल मैकेनिक्स। फर्दर ओमेगा नॉट क्या है, इट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, इट इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एट टी टाइम, ठीक है, डेल्टा थीटा क्या है, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, ओके, तो ये सिंबल्स हमने यहाँ पे यूज करें। These are the symbols which have been used over there, ठीक है। सर डेल्टा थीटा का मतलब क्या सर, क्या हुआ मतलब कि फाइनल एस माइनस इनिशियल एस? हाँ, फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल, ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल देखो, ओके सर। ये पेंडुलम यहाँ पर है, पहले यहाँ पर था, t0 पे यहाँ पर था, जब ये इससे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, फिर किसी ने और इसको आगे ऐसे इधर पहुँच गया, जब ये 90 बना रहा है, तो डेल्टा थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। यस सर।
नोट करके भी बताइए मेरे को, इन्फॉर्म करिए दोस्तों इफ यू हैव नोटेड डाउन। इसमें भी टाइम लग गया नोट करने में, ये तो हो ही जाना चाहिए था यार। इसको तो मेरे साथ साथ करते रहने चाहिए थे आप लोग खुद। ओके नेक्स्ट, अगर मान लो अल्फा कांस्टेंट ना हो, इफ अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, if alpha is not constant, तब क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा अगर आ जाता है तो? और इंटीग्रेशन और ठीक है, क्या भाई फर्स्ट लाइन ऑफ थर्ड इक्वेशन, ये तो वैसे ही है जैसे पहले किया था, बता देता हूँ चलो। ठीक है भाई, इसकी जो फर्स्ट लाइन कैसे आई, तो देखो भाई वी डी बी बाई डी एक्स का याद है, वी डी बी बाई डी एक्स, वैसे लिख लो। चलो यहाँ देखो नीचे, पीछे बताते हैं तो देखो। ठीक है देखो, अगर हम लिखें एक्सेलरेशन अल्फा को, ठीक है, इफ आई राइट दी अल्फा, दैट अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, इसमें डी थीटा से मल्टीप्लाई, वहाँ पे डी एक्स से करते थे या डी थीटा से करना, तो अल्फा विल बी डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, और ये हो गया डी थीटा अपॉन डी टी। ये क्या होता है, ये ओमेगा होता है, ठीक है ना, मतलब ओमेगा। तो आप लिखोगे अल्फा इज डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू ओमेगा, ये लिखा था मैंने। ठीक है भाई, ठीक है। सो अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं, नथिंग इज डिफरेंट, क्या करके क्वेश्चन करोगे, या फिर अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा भी, अगर थीटा के टर्म में है तो ये यूज करके क्वेश्चन करोगे। ठीक है, एंड और क्या जरूरत पड़ सकती है, ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, बस। ठीक है, अब इंटीग्रेशन वगैरह करके ही आप सॉल्व करोगे इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, मीन्स यू कैन डू आइदर, या तो आपको ये देखने को मिलेगा कि डी ओमेगा इज अल्फा डी टी, है ना, ये क्वेश्चन आप लगा के सॉल्व करोगे अगर टी के फॉर्म में है, या फिर आपको देखने को मिलेगा कि डी ओमेगा ओमेगा डी ओमेगा इज अल्फा डी थीटा, अगर थीटा की फॉर्म में, तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करोगे। ठीक है, कब, अगर अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, जैसा कि वहाँ काइनेमेटिक्स में लीनियर के लिए करते थे, वैसा ही यहाँ पर एंगुलर के लिए भी करेंगे, नथिंग इज डिफरेंट इन दिस। ओके चलिए, तो इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गया डाउट से कर ले साफ ना जो लास्ट स्लाइड नोट करनी है क्या, ये लो। यस सर, हो गया, थैंक यू सर। तो डाउट सब होंगे। अच्छा डाउट ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं। कितने डाउट्स होंगे आप लोग के वैसे अराउंड? तो मेरे 3 आ रहे हैं। अच्छा 4 एक मिनट, मैं एक्सीवर में लेके आता हूँ ना, डाउट ले लेते हैं। चलो इसको यहीं रखते हैं ना, डाउट ले लेते हैं पहले, गिव मी 1 मिनट ओनली। जाइए, सर आप इसकी पीडीएफ भेज दोगे ना? हाँ पीडीएफ में भेज दूँगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक बॉल है, फॉल्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ थीटा फ्रॉम ए हाइट h above the point of impact and makes perfectly elastic collision, where will it hit the plane again। यार फिर कहाँ हिट करेगी, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है। देखो आरुषि तुम्हारा डाउट था शायद,
मैं बताता हूँ, ये थीटा है क्योंकि वर्क एनर्जी में भी था एक ऐसा क्वेश्चन, जब ये जाके फॉल करे उसमें वर्क एनर्जी में है, ठीक है, एच हाइट से फॉल कर रहा है, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, फिर ये यहाँ से उठेगा, क्लियर है, जब ये इसे टकरा रहा है तो इसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2gh है, तो जब उठेगा तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी होगी, अंडर रूट 2gh, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है, और फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाके हिट करेगा, दैट इज द मीनिंग। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट एंड मेक्स द परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन वेयर विल इट हिट द प्लेन अगेन, मतलब ये आपको रेंज निकालनी है, इंक्लाइंड प्लेन की रेंज यू नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। इफ दिस इज थीटा, सर इफ दिस, हाँ जी, सर जब वो कोलिजन होगा तो इंक्लाइन प्लेन की कोई वेलोसिटी नहीं लेंगे हम? इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो वेलोसिटी है, नहीं सर, मैं कह रही हूँ जब वो उसे हिट करेगा तो प्लेन को भी तो कुछ वेलोसिटी मिलेगी ना। नहीं प्लेन स्मूथ सरफेस ऐसा मेंशन नहीं है ना, ठीक है, कि प्लेन स्मूथ सरफेस पर रखा है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है ना, तो इसलिए प्लेन को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज फिक्स्ड, ओके सर। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कि कोई माउंटेन वगैरह है, ठीक है, इस तरह से, ओके तो ये ऐसे आया भाई इतना उठ गया, ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, एंगल देखना पड़ेगा थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा तो क्या कह सकते हैं, ये वाला एंगल हो गया हमारा थीटा, ये वाला, ठीक है, इफ दिस इज थीटा तो ये ऊपर वाला थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो ये कितना हो गया बोलो जिससे फेंका, 90 माइनस थीटा, क्लियर है। तो अब देखो अलग से बनाऊं अगर इसको, तो इसके अलोंग इधर की तरफ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आ गया बोलो, अंडर रूट 2gh साइन थीटा, ठीक है, और परपेंडिकुलर में कौन सा आ गया, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है वैसे तो, बट चलो लिख लेते हैं 2gh cos थीटा। अगर ग्रेविटी की वैल्यू देखो तो इधर कितनी आती है बोलो भाई, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, तो इधर रेंज निकालनी है, ठीक है, तो सीधा सीधा y इज इक्वल टू, या सीधा r लिखते हैं ना, r इज इक्वल टू रेंज अंडर रूट 2gh साइन थीटा ut, ये तो होता है ut, ठीक है, प्लस हाफ g इधर की तरफ पॉजिटिव में मान लेता हूँ, साइन कन्वेंशन अपना, इंटू टी स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला। या इट्स बेटर कि चलो ठीक है अभी टाइम से कर दिया, तो टाइम हमें कितना मिलेगा भाई यहाँ से लेके पूरा जाने का, इसका टाइम, टाइम का तो पता होता है ना, 2uy कितना 2gh cos थीटा, ठीक है, बाई g, और g cos अल्फा, ठीक है सर। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो बस, सीधा r हमारा आ जाएगा, ठीक है भाई। बताओ भाई जिसका डाउट है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बट मेरे शायद से सॉल्विंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, आंसर गड़बड़ आ रहा था। मतलब फर्दर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं चेक कर लूंगी, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ कर रही थी मैंने सॉल्व करने में। अच्छा हाँ, क्योंकि ये होना तो बिल्कुल ऐसे सिंपली तरीके से 4 इंटू 2gh cos स्क्वायर और वो थीटा, कट नहीं जाएगा cos थीटा, क्या जी, सर cos थीटा और cos अल्फा क्यों, तो सेम थीटा नहीं रहेगा? ऊपर ये वाला सर आपने तो टाइम जो जो आपने टाइम लिखा है वो cos थीटा अपॉन cos अल्फा लिखा है, तो हाँ, अल्फा क्यों होगा? अच्छा अल्फा इज, अरे हाँ अल्फा इज थीटा ना, अल्फा इज थीटा, तो ये तो कट ही जाएगा हाँ सिंपली, तो यस cos थीटा से cos थीटा कट गया, और ये हो गया कितना 2 अंडर रूट 2h बाई जी हो गया, ठीक है, इसको डायरेक्टली हाँ यूज़ करो, ठीक है, सिंपल हो गया, थोड़ा सा हो जाएगा सिंपली, आरुष यूज़ कर रहे हो, ठीक है, नहीं आया आंसर तो बताओ मेरे को, पक्का आ जाएगा, कुछ कैलकुलेशन में गलती है। 52 बताओ भाई, 52 किसका डाउट है, और मेरा सर मेरा भी डाउट है सर, वो कंसिडर 51 सिचुएशन से ऑफ, ठीक है रिलेटेड है। यार 51 भी प्रीवियस बोला जा रहा है, अच्छा 50 से है ये, दो क्या ब्लॉक सर? है M1 M2, 51 में भी तो ये लिखा है प्रीवियस प्रॉब्लम, ठीक है, दो ब्लॉक है M1 M2 यस सर। और दोनों स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, के स्प्रिंग से, ठीक है, द ब्लॉक M2 इज गिवन ए शार्प, ठीक है, वेलोसिटी v नॉट टू द राइट, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, मैक्सिमम इलोंगेशन, ये तो आपने करना है, ठीक है, कंसीडर द सिचुएशन of the previous problem, suppose each of the block is pulled with a constant force instead of any impulse, ठीक है, find the maximum elongation that the spring will suffer, वो भी कर लिया होगा ना, मैंने दिखा रखा है इतना, suppose the block
of mass m1 is pulled by a constant force f1 and the other is pulled by a constant force f2, find the maximum elongation that the spring will suffer। देखो भाई सुनो, क्वेश्चन ऐसे मानो इट इज m1, ठीक है, ये तो इस तरह का मैंने क्लास में कराया हुआ है, मैं ध्यान दिलाता हूँ, m2, ठीक है m2, और ये क्या कर रहे हैं हम f1 f2 और दोनों को लेटेस्ट से अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर इलोंगेशन नहीं होगा ना, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन, f1 या इस पे f2 लगा दिया और इस पे कितना लगा दिया, f1 लगा दिया। मैंने जो क्लास में कराया था उसमें ये था कि एक पर ही f लगाया था बस, दूसरे पर क्वेश्चन कराया, ठीक है। तो इट इज़ के, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यू कैन कैलकुलेट, दैट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास विल बी वट एवर, f2 को ग्रेटर मान लो, चलो f2 माइनस f1 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, ठीक है। इस सेंटर मास के रेस्पेक्ट में जो m1 है, ठीक है, दिख रहा है m1, उस पर एक फोर्स ऑलरेडी f1 तो लग रहा है, एक शूडो फोर्स भी लगेगा क्योंकि सेंटर मास इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन सेंटर मास का, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक शूडो फोर्स और लगेगा, तो बोलो शूडो फोर्स कितना होगा, m1 इंटू ACM, है ना, सेंटर मास से देखने पर। वैसे ही इसको देखो, m2 मास का ब्लॉक, इस पे f2 तो काम कर ही रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में शूडो और लगेगा, कितना, m2 इंटू ACM, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब इस सेंटर मास से देखने पर दो फोर्स इस पे काम कर रहे हैं, तो ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, वैसे ही इसको देखो इधर लग रहा है, तो इस पर देख लेते एक बार, नेट इधर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा, इट इज F1 प्लस, और स्यूडो फोर्स दोनों ब्लॉक्स पर सेम डायरेक्शन में कैसे होगा? दोनों ब्लॉक पर सेम डायरेक्शन, भाई शूडो फोर्स तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है ना, अच्छा सॉरी सर, यस ठीक है। सो दैट इज m1 प्लस m2 इतना काम करेगा, और ये इसका हो गया, इसका इधर की तरफ हो गया कितना, f2 माइनस, ठीक है, माइनस कर दिया ना इसको, मैक्सिमम इलोंगेशन है, तो दैट इज m2, यहाँ पे मैं कुछ छूट गया, यहाँ पे m1 आएगा, ठीक है, दैट इज f2 माइनस f1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, इतना काम कर रहा है। दोनों फोर्सेस का वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 स्क्वायर, वर्क डन बाई वन फोर्स प्लस वर्क डन बाई टू फोर्स इज इक्वल टू हाफ के दोनों से x1 प्लस x2 दैट इज स्क्वायर। तो इसका वर्क डन कितना हो गया, इस पूरे का वर्क डन, ये है ना, इसको मैं कुछ सॉल्व कर लोगे एक बार, इसको करोगे f1 ये कट जाएगा, क्या बचेगा, m1 f2 और m2 f1 प्लस m1 f2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। मान लो इससे x1 चला, ये इधर x1 गया, ये इधर x2 गया, तो इसका जो फोर्स बचेगा वो कितना बचेगा, m1 f2, और ये भी सेम बचेगा, ठीक है, सेम बचेगा, बिल्कुल सेम बचेगा, तो प्लस m2 f1, अगर सेम नहीं बच रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, m1 प्लस m2 एंड दैट इज x2 इक्वल्स टू हाफ के x1 प्लस x2 स्क्वायर, कॉमन लेके कट करो, आंसर आ गया x1 प्लस x2, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई 54 पे आ जाओ, 54 सर जल्दी बोल दो भाई। सर इस वाले क्वेश्चन में हमने F2 को ग्रेटर इसलिए लिया है क्योंकि जो M2 वाला ब्लॉक है उसके बाद पहले से V0 वेलोसिटी काम रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, M2 बस वैसे ही ले लिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, आप किसी को भी ग्रेटर लेके करोगे सेम आंसर आएगा, ठीक है। ओके सर। क्योंकि मास का पता ही नहीं है कौन सा मास ज़्यादा है कम है, और मास से होता भी कुछ नहीं क्योंकि मोशन हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। 57 की बात कर रहे हो उसके बाद आप, ठीक है, तो 7 कहा गया, अच्छा 57 से पहले भी था क्या कोई, 54 है, 54 देखो भाई पहले, ठीक है। एक ट्रैक है नीचे की तरफ से पड़ा हुआ, फ्रिक्शनलेस, द ब्लॉक B of mass 2m, the block A is lying at the rest and the block A of mass m is pushed along the track with some speed, कुछ स्पीड से उसको पुश कर दिया, ठीक है। The collision between A and B is perfectly elastic. With what velocity should the block A be started to get the sleeping man awakened? Okay, मतलब होना क्या है, कुल मिला के ये इतना पार्ट ये ऐसे, और ये बिल्कुल सेम हाइट पे, मतलब उतने ही लेवल पे एक आदमी यहाँ पे सो रहा है,
तो काम ये है कि ए बॉल जो है यहाँ पे, ए ब्लॉक या चलो ब्लॉक है, ए ब्लॉक यहाँ से ऊपर से आएगा, वो बी से टकराएगा, बी को उतनी वेलोसिटी देगा सो दैट बी, मतलब उतनी काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करेगा सो दैट बी इस आदमी को जाके जगा दे, मतलब इससे टकरा जाके। ठीक है, तो ये कंडीशन है। गुड। ए का जो मास है इट इज गिवन, इट इज m, और इसका जो मास है इट इज गिवन 2m। ठीक है, दैट इज करेक्ट। अब आप ये मान लो कि ए की इनिशियल वेलोसिटी जो हमें कैलकुलेट करनी है, मान लो ये u1 गिवन है, फॉर एग्जांपल यू आर कंसीडरिंग इट इज गिवन u1। समझ में आ रहा है? तो जब ये नीचे की तरफ आएगा, इस पॉइंट पर जाएगा, तो ये हाइट कितनी गिवन है? इट इज h गिवन है। ठीक है, h गिवन है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो, देखो ध्यान से सुनिएगा, जब ये a जो है टकराने वाला है तो उसकी वेलोसिटी u1 है, तो अभी टकराने से पहले ये इसको u0 मान लो, यहाँ पे u1 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, बोलो बोलो, हाफ m1 इज m u0 स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh, यहाँ पे कितना हो गया, हाफ m u1, टकराया नहीं अभी, है ना, फॉर a लिख रहा हूँ मैं ये वाली इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस 0। अरे समझ में आ रहा है दोस्तों? तो m, नहीं दोबारा बताना है भाई इस यहाँ से देखो ऊपर जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m u0 स्क्वायर, पोटेंशियल कितनी है mgh, जब इस पॉइंट पर नीचे आ गया तो पोटेंशियल कितनी है 0, और काइनेटिक कितनी है हाफ m u1 स्क्वायर, ये मैंने मान लिया u1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो, तो u0 स्क्वायर प्लस gh इतना हो गया। ठीक है, एंड दैट इज हाफ, तो 2 कर लेते हैं, 2gh, और उसका अंडर रूट करोगे तो यू विल फाइंड इट इज u1। वैसे भी आ जाता, सीधा इक्वेशन और मोशन आ गया। क्लियर है? ओके, दैट इज ओके। अब भाई बी से ये टकराएगा, चलो देखते हैं। आफ्टर इम्पैक्ट के बाद अगर मैं बी को देखूं, इम्पैक्ट के बाद अगर मैं बी को देखूं, तो भाई बी यहाँ पे जा रहा है और उसको जस्ट वर्ड यूज हुआ है तो क्वेश्चन में, विद व्हाट वेलोसिटी ए टू गेट स्टार्ट टू गेट द स्लीपिंग मैन अवेक। हाँ ठीक है, तो बी को क्या करना है, ऊपर भेजना है। ठीक है, इस पॉइंट पर जाके बी इसको जगाएगा, तो इस पॉइंट पर जस्ट जाके जगा रहा है बस, है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ इम्पैक्ट दे रहा है उसको। तो इसका मतलब बी की वेलोसिटी यहाँ पे जाके 0 हो गई है, लेट अस से। तो टकराने के बाद बी की वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी मान लेते हैं, इस पॉइंट पे टकराने के बाद बी की वेलोसिटी मान लेते हैं हम। ठीक, आफ्टर टकराना वेलोसिटी ऑफ बी इज v2। ठीक है, तो हाफ 2m, इसका मास 2m है, इंटू v2 स्क्वायर प्लस इसका पोटेंशियल 0, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस पॉइंट पर जाकर काइनेटिक 0 हो गई, तो पोटेंशियल कितनी होगी, 2m इंटू g इंटू h। तो यहाँ से आप v2 कैलकुलेट कर सकते हो ना। ठीक है, 2m से 2m बढ़ गया तो v2 विल बी अंडर रूट 2gh। ग्रेट, यानी इस b को इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी तब ये उसको जाके जगा पाएगा, और a इसको आगे इतना सप्लाई कर रहा है नाउ। ठीक है, फॉर कोलिजन, अब कोलिजन के लिए क्या कर सकते हैं, सीधा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यू कैन अप्लाई, है ना। भाई ये ऐसे आ रहा है और इसको ऐसे टकरा रहा है, तो जब ये इससे टकरा रहा है तो यू विल से एट द टाइम ऑफ टकराना m इंटू u1 प्लस बी 0 था इज इक्वल टू, टकराने के बाद ए की वेलोसिटी कितनी हो गई, क्या ए रेस्ट पे आ रहा है, नहीं, ऐसा तो कहीं मेंशन ही नहीं है। तो मान लेते हैं ए की वेलोसिटी टकराने के बाद हो गई v1, तो m v1 प्लस उसकी हो गई 2m v2। ठीक है, दैट इज दिस। तो आप लिखिए m, u1 कितना है, अंडर रूट u0 स्क्वायर प्लस 2gh, दैट इज m। v1 भी लिखेंगे, चलो v1 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्लस 2m, और v2 कितना है, अंडर रूट 2gh। m से m पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हमें u0 निकालना है तो v1 की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। अब v1 की वैल्यू डालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पता कोलिजन किस टाइप का ये, परफेक्टली इलास्टिक। तो मैं बोलूंगा v2 माइनस v1 इज व्हाट u1 माइनस 0, है ना। अरे समझ में आ रहा है दोस्तों, तो v1 इज v2 माइनस u1, v2 माइनस u1। ठीक है, तो v1 इज v2 यानी अंडर रूट 2gh माइनस u1 कितना था, अंडर रूट
v0 स्क्वायर प्लस 2gh। इसकी वैल्यू यहाँ पे डालो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, मैं लिखता हूँ, चलो। अंडर रूट u0 स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू v1 यानी अंडर रूट 2gh माइनस अंडर रूट v0 स्क्वायर प्लस 2gh 2 अंडर रूट 2gh। उसको उधर, ऐसा नहीं है कैलकुलेशन हार्ड है, हार्ड नहीं है, इजी है। इसको उधर लेके जाओगे डबल हो जाएगा और इधर कितना 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स डबल अंडर रूट u0 स्क्वायर प्लस 2gh दैट इज 3 अंडर रूट 2gh। सिंपल कर लो भाई, इसको स्क्वायर करके दोनों तरफ का u0 निकालो, दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है सर हाँ जी, इट वाज क्वेश्चन नंबर सर 54 यहाँ पे जो हमने लिखा है आफ्टर इम्पैक्ट फॉर बी, तो लाइक जैसे बी आता है मोशन में, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, काइनेटिक एनर्जी उसका है हमारे पास, और जब वो टॉप पे जाता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है और उसका पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ ना मैं, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है और ऊपर जाके हो जाती है। ठीक है, सर जब हम ए को वेलोसिटी सप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्टाइल की तरह नहीं जाएगा? नहीं भाई, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है ना, लगातार लगातार नॉर्मल मोशन, मतलब सर्कुलर पाथ पे इसलिए घूम पा रहे क्योंकि लगातार नॉर्मल उसको डायरेक्शन दे रहा है। प्रोजेक्टाइल में तो एयर में तो कुछ डायरेक्शन नहीं मिलती ना। ठीक है, फिफ्टी फोर के बाद था भाई 57। 57 कहाँ गया? हाँ 57 देख लो। 57 तो वैसे मैंने एक बार आपको फेस टेस्ट का शायद डिस्कशन हुआ था हमारा, कराया है ना, कराया हुआ है क्लास में। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल। फेस टेस्ट का जो डिस्कशन हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था कि वेज है और उस वेज पे चेन फॉल करती है, तो उसको करने से पहले मैंने आपको एक प्लेन सरफेस लेके चेन फॉल करना सिखाया था, याद आ रहा है? ठीक है, और उसको मैंने बताया था कि इसका जो चेन फॉल करने का जो टोटल वेट आता है, जो टोटल फोर्स उस पर लगता है, वो उसका एक तो वेट लगता है प्लस F0 जो हम इम्पल्स की वजह से, है ना, कैलकुलेट करते थे। और वो टोटल कितना लगता था, याद आ रहा है किसी को? भूल गए? अगर x की टर्म में अगर देखा जाए, है 3mgx/l, यही तो आता था, है ना। एक बार आप देखो उसको कैलकुलेट करके, x क्या है, वो पार्ट जो फॉल कर चुका है। ठीक है, तो आंसर यही आएगा इसका। तो बल्कि हमने तो और भी आगे तक भी किया हुआ था कि इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, वो जो क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, इट इज इन द फेस टेस्ट में डिस्कस करा चुका हूँ, आप देखो क्लास नोट्स में ही होगा लिखा हुआ है, जिसका भी डाउट है। ठीक है, 58 है उसके बाद, तो 54 वी हैव डन, 57 वी हैव डन, 58 पर आ जाओ। 58 का सेकंड पार्ट में डाउट है। 58 का सेकंड पार्ट, अच्छा। तो 58 में दो ब्लॉक हैं, हैव इक्वल मासेस दोनों का। ठीक है, A is smooth but B has a friction. Okay, good. So A is moving at a speed 10 meter per second towards B, which is kept at rest. Find the distance traveled by B if collision is perfectly elastic. ठीक है, the collision is perfectly inelastic. तब हमें B कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, that we need to calculate अगर collision हमारा perfectly inelastic है तब। ठीक है, that is the meaning। अच्छा, तो ऐसा कर सकते हैं भाई कि मान लो कोलिजन हमारा परफेक्टली इलास्टिक है, बी पार्ट, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हम फिर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ए का मास है एम ए, ठीक है, ये दोनों का सेम है तो एम ही लिख लेता हूँ, और वो u1 वेलोसिटी से टकरा रहा है, दूसरा रेस्ट पे है, तो दैट इज दोनों का मास हो गया 2m मिला के, और दोनों फिर इनइलास्टिक कोलिजन से जा रहे हैं, तो मतलब कॉमन वेलोसिटी से जा रहे हैं, है ना। परफेक्टली इलास्टिक है, दे आर हैविंग द कॉमन वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो हमारा ये कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, दैट इज v, ये हो गया u1 कितना था, 10 था ना, 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड कितना। ठीक है, कॉमन वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, अब अगर देखें भाई तो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो आप, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन इज ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्सेस।
तो माइनस वर्क डन, या मैं वैल्यू चलो माइनस नहीं डाल रहा था, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो माइनस मास कितना है टोटल, म्यू कितना है, म्यू मास कितना है 2mg। ठीक है, इतना फ्रिक्शन इनटू मान लो x डिस्टेंस चला, आप समझ रहे हो, ये फोर्स है। सर मास 2m क्यों, तो m होगा ना। क्यों हमें भाई? तो सर हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय b निकालना है ना, ना तो दैट इज करेक्ट, बट बोथ आर ट्रेवलिंग सेम, ठीक है, विद सेम वेलोसिटी, वो एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि हेड ऑन है तो फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट लाइन ऑफ मोशन एक है, तो स्टिक होके चल रहे हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन दोनों की वजह से लगेगा कंबाइंडली। So that सर is, लेकिन a का तो सरफेस स्मूथ है। अरे सुनो मैं बताता हूँ, देखो सुनो, मान लो अगर ये ए है, ए इससे आके बी से जाके टकरा जाता है, टकराने के बाद ए और बी एक साथ जा रहे हैं, बी का फ्रिक्शन है, लेकिन जो ए का वेट है वो बी के ऊपर ओवरलेप है उस तरह से, क्योंकि दे आर हैविंग द सेम वेलोसिटी, ए का इम्पैक्ट बी पर है। ठीक है, तो नॉर्मल बढ़ जाएगा उसकी वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा भाई, 2m इंटू वी स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना था, तो इनिशियल तो जीरो ही था ना, वो बॉल रुकी हुई थी। ठीक है, सर फाइनल 0 नहीं होगा और इनिशियल नहीं मैं हमारा रिलेटिव से नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलेटिव से नहीं कर रहा हूँ, नहीं सर, हम तो जब वो तो हमारा जीरो हो रहा है। ठीक है, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है, टकराने के बाद ये इनिशियल है और ये हमारा फाइनल होगा। ठीक है ना, ये मैंने वो साइन चेंज कर दी, माइनस एंड दैट इज प्लस, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा और इसको आप सॉल्व कर दो। ठीक है, म्यू एम जी सर तो ठीक है। बाकी वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। हाँ भाई नेक्स्ट करेंगे, अभी एक और देख लेता हूँ। ठीक है, 2m से 2m कट गया, 2 म्यू जी, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, ये 58 हो गया। अच्छा देखो, तो 58 भी हमारा, उसके बाद 56, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं इसको भाई, 56 है। हाँ अच्छा, टू बॉल्स हैविंग मास m and 2m are fastened, ठीक है, टू two light strings of same length. Okay, the other end of the strings are fixed at point O. The strings are kept in the same horizontal line and the same is released from rest. The collision between the ball is elastic. Find the velocity of ball just after their collision. How high will the ball rise after the collision? हाँ, जस्ट आफ्टर उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो भाई कोलिजन करा दो। ठीक है ना, कोलिजन करा दो इसमें, फिर मान लो कैसे कराओगे कोलिजन, अगर हाँ पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वेलोसिटी निकाल लो भाई। ये ओ पॉइंट हो गया, इसका मास कितना दिया है, m दिया है, इसका मास कितना है 2m दिया है। ठीक है, और डिस्टेंस दोनों की l है, तो जब ये नीचे आएंगे ये इधर आएगा और ये भी इधर आएगा, तो a और b, ठीक है, तो फॉर a की वेलोसिटी इस नीचे वाले पॉइंट पर कितनी हो जाएगी बोलो, टकराने से पहले u1 अंडर रूट 2gl है, और इस b की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बोलो, u2 दैट इज अंडर रूट 2gl। बट याद रखना u1 का इधर और u2 का इधर, u1 इधर u2 इधर, टकराने से पहले दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। ठीक है, तो अब इस पे कंजर्वेशन ऑफ अगर मोमेंटम लगाओगे तो कैसे लगाओगे बोलो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लगाओगे तो कैसे लगाओगे, मान लो साइन ले लो, इधर पॉजिटिव ले लिया इधर नेगेटिव ले लिया, तो mu तो पॉजिटिव mu1, ठीक है, प्लस 2m जो है वो माइनस u है, मान लो u1 u2 है ना, दोनों सेम ही है, अंडर रूट gl, और उसको मैं u लिख लेता हूँ, तो u एंड दैट इज इक्वल टू टकराने के बाद एक की v1 हो जाती है mv1 और दूसरे की v2 हो जाती है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, ये लगाया मैंने। ठीक है, सो माइनस mu इज इक्वल टू m v1, ये 2 है भाई 2, ठीक है, सो 2v2, m से m कट गया। ठीक है, तो हमें एक तो इक्वेशन ये मिल गई v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू माइनस u।
अब क्योंकि कोलिजन है इलास्टिक भाई, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 प्लस u2। प्लस क्यों हो गया आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज ऑफ साइन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर है, दोनों सेम है तो दैट इज 2u। तो v2 इज इक्वल टू v1 प्लस 2u। इक्वेशन नंबर 2 इसको इसमें डाल दो भाई, है ना, यहाँ से सीधा सीधा आपको v1 मिल जाएगा। ठीक है, यही तो पूछा है। क्लियर है भाई, जिसका भी 56 था। और जो अभी हमने 58 क्वेश्चन डिस्कस किया उसका आंसर पीछे 25 दिया है बट 12.5 आ रहा है। कौन से का, जो मैंने फ्रिक्शन वाला डिस्कस किया है? यस सर, 58 का आंसर आंसर 25 मीटर दिया हुआ है। 58 का 25 मीटर दिया हुआ है और हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 12.5 आ रहा है। 12.5। अच्छा, देखो एक बात कहें, 2 हमसे छोटा तो नहीं, हमने x निकाल दिया। ठीक है, एंड x इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b। नहीं भाई, अप्रोच में बस कैलकुलेशन देख लो, बाकी और कुछ टाइम कैलकुलेट किया था तब भी यही आ रहा था। अच्छा, आपने भी किया? हाँ, तो यही आएगा, पक्का यही आएगा। ठीक है, किसी और बच्चे ने भी क्लास में किया होगा। हाँ भी, सारा आंसर किया है कि नहीं किया है? क्वेश्चन नंबर 58 सारा आंसर में हैव डन। यस सर। हेलो मिस्टर सारांश, 25 ही आ रहा है? यस सर, सर जो पीछे आंसर है सर वही करेक्ट है। यस सर, 25 तो इसमें हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं भाई? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, 2m इंटू वी स्क्वायर। भाई दोनों एक साथ जा रही है तो दोनों का मास लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दैट इज करेक्ट। सर इसकी जगह थर्ड इक्वेशन लगा देंगे तो उससे आसानी से आ जा रहा है। नहीं बट इससे भी आ जाना चाहिए ना। यस सर, बट पता नहीं सर उससे तो आ जा रहा है, आपको पता है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 58 है ना, वापस एक बार पढ़ लेते हैं। स्मूथ बट दैट ऑफ बी हैज ए फ्रिक्शन, दिस लीनियर जा रहा है। अच्छा, मतलब इक्वेशन मोशन में यू हैव यूज्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू ये u सर स्क्वायर। उसके बाद भी 12.5 ही आ रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन एक निकाल मिनट, के v स्क्वायर u स्क्वायर इनटू 2as है ना। सर वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स तो सिर्फ v पे होगा ना, आपने 2m ले लिया क्योंकि सर फ्रिक्शन फोर्स तो v पे ही अप्लाई कर रहा है। अरे यार इसमें लेकिन हाँ ये हेड ऑन है भाई, हेड ऑन पे अगर ये स्ट्राइक भी करता है तो इसका इम्पैक्ट इस पे जा पाएगा कि नहीं? जाना तो चाहिए था। रुको एक मिनट, ये यही कुछ गलती है। अगर ये बिल्कुल हेड ऑन हिट कर रहा है तो फिर इसका नॉर्मल सीधा ही होगा, है ना। यस सर, अगर नॉर्मल सीधा होगा तो फ्रिक्शन, हाँ भाई मीरा, यू आर सेइंग करेक्टली कि इस केस में क्योंकि हेड ऑन कोलिजन है तो फिर नॉर्मल सीधा रहेगा, देयर विल बी नो कंपोनेंट। तो हमारी यही गलती है कि यहाँ पे हमने 2m लिया। ठीक है, वो m ही होना चाहिए, दैट इज करेक्ट। 2 से 2 कट गया, दैट इज करेक्ट। इसी की वजह से हमारा आंसर आ जाए। ठीक है भाई, बट हाँ अगर आके स्टिक करता और कुछ भी एंगल हो जाता, ठीक है, हल्का सा भी कुछ एंगल हो जाता, यहाँ पे हेड ऑन है तो उन्होंने सीधा माना है, साइज भी सेम मान लिया बॉडी का। ठीक है, अगर साइज थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता तो फिर हम क्या करते, दोनों का ही लेते कंपोनेंट। चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं।